हेलो एवरीवन, बोर्ड बाबा में आप सभी का स्वागत है। हम हैं विकास गुप्ता और आप हैं हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो कृपया ध्यान दीजिए, जैसा कि प्रत्येक महीना आप लोग अपने ऑफलाइन क्लासेस क्लाइमेक्स कोचिंग सेंटर में मंथली एग्जाम देते हैं। प्रत्येक महीना एग्जाम होता है, तो अगस्त महीना का भी आप लोगों ने आज एग्जाम दिया है। तो हम लोग भी प्रत्येक महीना पूरा का पूरा पेपर डिस्कस करके आपके सामने लाते हैं। तो इस महीना का भी पेपर, चलिए एक एक क्वेश्चन को डिस्कस किया गया है, ध्यान से देख लीजिए लोग, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। और मिला लीजिए लोग किनका कितना नंबर सही है, क्योंकि कल क्लास में एक एक आदमी से पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन फिर से बोल रहे हैं, ध्यान से आइए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक प्रश्न ध्यान दीजिएगा। इस बार के मंथली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सिंटेक्स से, यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, और क्वेश्चन टैग से, और रिमूव टू से, और हिंदी व्याकरण में सब से। ठीक है, चलिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए गए थे, बहुत सारे तरीके बताए गए थे। आइए देखते हैं सर कौन कौन सा सवाल दिया गया है। देखिए, यू, ही एंड आई डैश डैश फ्रेंड्स, इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है क्या होगा, आर होगा। पहले देखिए, पहले नियम से बनाते हैं, उसके बाद से वो ट्रिक बताएंगे, वो सिंटेक्स का बड़ा आसान होता है। लेकिन याद रखिएगा, ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, लेकिन तब वो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द वाटर ऑफ दीज रिवर्स। ध्यान दीजिएगा, द वाटर नाउन है, दीज रिवर्स भी क्या है, नाउन है। यानी नाउन एगो प्रीपोजिशन आ रहा है और एक नाउन आ रहा है। तो इसके लिए क्या बताया गया था, पहले नाउन के अनुसार जो वर्ब होगा वो सिंगुलर या प्लूरल होगा। तो दिस वाटर इज द टी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इज हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर की वाज भी तो सिंगुलर है ना है, तो द वाटर लगा तो द वाटर, यानी इस नदी का पानी कौची है, तो गंदा है। इस नदी का पानी गंदा था, इस नदी का पानी गंदा था, पानी दिखाई दे रहा है नहीं ना। तो ऐसे कॉन्सेप्ट में वो इज का ही प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स डैश डैश चार्मिंग। ध्यान से सुनिएगा, फिर वही सवाल है सर, द कलर ऑफ दिस फ्लावर्स, यही ना है। तो द कलर के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर लगेगा, तो इज हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला है हाफ ऑफ द मैंगोज। हाँ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट समझिए, यहाँ भी ऑफ आया है, शुरू में कुछ है और लास्ट में कुछ है। तो आपको बहुत सारे वर्ड्स लिखवाए गए थे, हाफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ। जब ऐसे सब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो क्या होता है, बाद वाले नाउन के अनुसार जो वर्ब होता है सिंगुलर या प्लूरल होता है ना। यहाँ पे मैंगो सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो मैंगो का कौन इसमें सिंगुलर है बाबू, तो इस सिंगुलर है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है हाफ ऑफ द मैंगोज। हाँ, सेम क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये मैंगोज प्लूरल है, और जब प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो कौन है प्लूरल वर्ब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, अभी हम कुछ देर पहले एक ट्रिक की बात किए थे ना। चलिए ट्रिक को बताते हैं क्या किया जाता है सिंटेक्स में, तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, 4 गो ऑप्शन देखिए, सिंटेक्स है यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यही ना है। 4 गो ऑप्शन में एम है, इज है, आर है और युवाज है। एम, इज और युवाज तीनों का तीनों क्या है, सिंगुलर है। यही ना एगो मतलब अकवर्ड लग रहा है कहीं ना, यही ना एक अलग है, तो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखिए सर, इज है, आर है और वर है। मैंने वाज के बारे में बता दिया था आपको, तो वर और आर ऑलरेडी प्लूरल है, तो एगो इजे ना दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, इसमें एगो आर है, एगो इज है, वर है, हैव भी प्लूरल, वर भी प्लूरल, आर भी प्लूरल, तो इज क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसमें भी ध्यान दीजिए, आर, इज, हैव, वर, आर प्लूरल, हैव प्लूरल, वर प्लूरल, एगो इजे ना अलग दिखाई दे रहा है, तो इज हो जाएगा। केवल सिंटेक्स में, टेंस में मत चले जाइएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पहले बता देते हैं। हाँ हाँ, आगे देखिए, इसको भी ध्यान दीजिए सर, आर, हाँ एगो आर अलग है, लेकिन इज सिंगुलर, है सिंगुलर और युवाज भी सिंगुलर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, तो ट्रिक के आधार पर इसको बनाइए। तो अभी जो मैंने बताया था 6 नंबर, हैज, हैव, इज, वाज। हैज सिंगुलर, इज सिंगुलर, वाज सिंगुलर, तो इसका क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। लेकिन ना बाबू, चलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देते हैं कि ना, लिखा गया है 40%। याद कीजिए, मैंने आपको 2 टॉपिक बताया था, एगो परसेंट आए तब और एगो द परसेंटेज आए तब। ये बात आपको बताया गया था, आपको सिखाया गया था कि जब परसेंट आएगा तो वर्ब प्लूरल लेकर आएंगे, और जब परसेंटेज आएगा तो वर्ब सिंगुलर लेकर आएंगे। याद आ रहा है, तो जब परसेंटेज है तो है प्लूरल है, यहाँ पे सॉरी परसेंट है तो ये है प्लूरल है, और यहाँ पर ये परसेंटेज है तो सिंगुलर ढूंढ लीजिए लो। तो सिंगुलर क्या है, इज है, नहीं तो ट्रिक के सहारे बना लीजिए लो, आर प्लूरल, है प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, तीनों का तीनों प्लूरल है, प्लूरल, इज सिंगुलर है तो इज हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है द जूरी।
हाँ ध्यान दीजिएगा सर, इसमें आपको सिखाया जाता है जूरी आए, गवर्नमेंट आए, कमिटी आए, बोर्ड स्टाफ आए, अलग अलग जो आपको सब्जेक्ट्स लिखवाए गए थे। ऐसे कॉन्सेप्ट में क्या होता है, इनके साथ सिंगुलर भी आता है, इनके साथ प्लूरल भी आता है, लेकिन शर्त क्या है, अगर आप इसको सिंगुलर मानकर बनाएंगे तो आगे जितने भी आपको नाउन और प्रोनाउन दिखाई देंगे ना, सब के सब सिंगुलर होंगे। और अगर आप इसको प्लूरल मानकर बनाएंगे तो आगे जितने भी नाउन होंगे या प्रोनाउन होंगे ना, सब के सब क्या होंगे, प्लूरल होंगे, याद रखिएगा। तो आप देख रहे हैं द जूरी, चलिए डेट डेस दिया है, डिवाइडेड इन देयर ऑप्शंस, प्लूरल, प्लूरल आया ना, तो वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो द जूरी वर्ब, इसमें प्लूरल कौन है, वर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वाज सिंगुलर, इज सिंगुलर, है सिंगुलर, वर प्लूरल, चिपका देंगे, बात खत्म। 40 मील्स डैश 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 और लॉन्ग डिस्टेंस, एक निश्चित दूरी है, निश्चित मात्रा, निश्चित वजन, ये सब जब आता है तो क्या करते हैं सर, सिंगुलर वर्ब के साथ जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इज। नहीं तो देख लीजिए आर, वर, हैव, ये तीनों का तीनों प्लूरल, ऐसे ही कैंसिल होगा, इज हो जाएगा, एगो अलग है। हाँ, जब नाउन के बाद फिर से कोई नाउन वही दोहराया जाए तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, बताइए तो क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, याद रखिएगा। तो शिप आफ्टर शिप, ठीक है, क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नहीं तो ऐसे भी देख लीजिए, वर प्लूरल, आर प्लूरल, है प्लूरल, तो वाजे ना वो अलग है, तो यही वाला हो जाएगा। अगला देखिए, हाँ, अब रिमूव टू के क्वेश्चन है। रिमूव टू में भी आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए थे, बहुत सारे तरीके सिखाए गए थे, चलिए देखते हैं सर। ही इज टू वीक टू वॉक, और खाली ये टू वीक तक होता तो नियम कुछ और होता, लेकिन टू वॉक लग गया है तो कैन नॉट याद रखना है, सभी को पता है, आपको बताया गया था। तो ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, तो कहाँ है, ही इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई नहीं होगा, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ही इज टू टायर्ड टू रन, ध्यान दीजिएगा सर, ही इज टू टायर्ड टू रन, तो ही वाज कहां से है भाई, ही इज वेरी, गलत है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट रन, हाँ यही होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ही इज टू पुअर, हाँ ये वाला ध्यान दीजिएगा सर, इट इज प्रॉपर या इट शुड बी, याद आ रहा है, तो इसमें जी टू का इस्तेमाल किया जाता है और देन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है ही इज टू पुअर, तो क्या हो जाएगा, ही इज पुअरर देन इट इज प्रॉपर, या ही शुड भी हो जाएगा, तो ढूंढ लीजिए किधर है सर, ही वाज, ही इज वेरी, he is poor that he cannot, he is poorer than he should be, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, the news is too good to be true, ठीक है सर, ध्यान दीजिएगा, the news is so good that it cannot be true, हाँ ये वाला सही है, बिल्कुल सही, यही सही होगा। देखिए the news was good therefore the news is good so it true, गलत। डी नंबर, the news is very, गलत। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लिखा गया है द कॉफी इज टू हॉट, वही वाला है, इट कैन, इट शुड बी एंड इट इज प्रॉपर, तो ध्यान दीजिए द कॉफी इज सो हॉट, सो कहां से आया, डी टू प्लस देन आएगा इसमें, द कॉफी इज, अच्छा बी, द कॉफी इज हॉटर देन इट इज प्रॉपर, हाँ ये सही है, द कॉफी इज हॉटर देन इट शुड बी, अच्छा बी और सी दोनों है, द कॉफी इज हॉटर देन इट शुड बी, हाँ ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ये दोनों मत कीजिएगा सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों सही है, ठीक है। चलिए अगला है, हाँ क्वेश्चन टैग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा, क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर वाला है, तो ऑर्डर वाला मैं आपको सिखाया गया था, क्वेश्चन टैग के रूप में क्या आता है, विल यू भी आ सकता है, या नहीं तो वांट यू भी आ सकता है, तो ढूंढ लीजिए ऑप्शन कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विल यू हो जाएगा। अगला है प्लीज डोंट, निगेटिव कमांड आ गया ना, निगेटिव कमांड आया तो क्या होगा बताइए, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, याद रखिएगा। तो डोंट आ गया तो विल, ये भी क्या है सर, कमांड इंपेरेटिव सेंटेंस है ना, तो विल यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यू डिड नॉट, चलिए कुछ भी है, डिड नॉट आ गया ना, अर्थात डिड और यू हो जाएगा, तो डिड यू किधर है ढूंढ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दे वेंट टू प्ले, वेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग किया जाता है, सेंटेंस पॉजिटिव, तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, अर्थात डिडंट, और यहाँ पे दे है तो दे हो जाएगा, ठीक है। तो डिडंट दे किधर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला है ही स्पीक्स, ही स्पीक्स आ गया यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, डू या डज, तो ही सी के साथ, सॉरी सी के साथ क्या लगता है, डज लगता है, याद रखिएगा, तो सी के साथ डज, तो डजंट सी किधर है सर, तो डजंट सी इधर है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, अ फ्यू पीपल न्यू, अच्छा सर यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको कंसेप्ट सिखाया गया था, अ फ्यू पीपल यानी अ फ्यू,
फ्यू आए और अ फ्यू आए तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। आपको बताया गया था जो फ्यू है वो क्या है, जो फ्यू है वो एक निगेटिव कमांड है, यानी फ्यू से निगेटिव एक्सप्रेशन का बोध होता है, याद रखिएगा। और अ फ्यू से पॉजिटिव एक्सप्रेशन का बोध होता है। तो जब अ फ्यू पॉजिटिव तो क्वोशेंटेज निगेटिव, फ्यू निगेटिव तो क्वोशेंटेज पॉजिटिव, याद रखिएगा। अर्थात अ फ्यू जब यहाँ पर ये पॉजिटिव का बोध करा रहा है तो क्वोशेंटेज क्या होगा, निगेटिव होगा। अर्थात कौन सा हो जाएगा निगेटिव, इसे एक मिनट, न्यू न्यू यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट डिड आएगा, तो डिड यानी डिडंट दे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है लेट अस प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा सर, लेट अस आया तो शैल बी आपको बताया गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लड़का खेल रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, यानी लड़का खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया कौन सी है। लड़का खेल खेल रहा है, खेल रहा है इसमें क्रिया है, वो याद रखिएगा। खेल एक नाउन यानी संज्ञा भी होता है। चलिए अगला है क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा का बोध कराए, नहीं सर, जो कार्य या अवस्था का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सहायक क्रिया का उदाहरण कौन है। खाना नहीं सर, सोना नहीं, बिल्कुल नहीं, रहा, हाँ रहा है, दौड़ना ये तो क्रिया है। आगे देखिएगा सहायक क्रिया पूछा है ना, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है मैं बाजार जाऊंगा, वाक्य में क्रिया का काल कौन सा है, क्रिया जाऊंगा भविष्य काल है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पढ़ना किस प्रकार की क्रिया है, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया, मैंने आपको इसके लिए एक ट्रिक बताया था सर, बहुत जगह लड़ जाता है। ठीक है, क्या क्या के साथ उसको प्रश्न कीजिए, आप क्या पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं, विकास सर से हिंदी पढ़ते हैं, ध्यान दीजिए इंग्लिश पढ़ते हैं, तो ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए वह शब्द जिससे कोई अर्थ प्रकट हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संस्कृत से बिना बदले सीधे हिंदी में आए शब्द को क्या कहते हैं, यानी डायरेक्ट संस्कृत वाला शब्द हिंदी में लिख लिया जाता है, वो तत्सम शब्द कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नयन का तद्भव रूप क्या होगा, नयन संस्कृत यानी तत्सम शब्द है, तो इसका जो तद्भव रूप होगा आंख हो जाएगा सर, यही ना उसका हिंदी है। ये नेत्र लोचन चक्षु ये ऑलरेडी संस्कृत है और इसके कह सकते हैं कौन सी है, पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो ये इसका आंख हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा वाला प्रश्न खत्म होता है। अब बाकी यही बायोलॉजी है तो क्लास में कंप्लीट किया जाएगा। तब तक के लिए हमारे तरफ से हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 सवाल है यहाँ पर एक कौन 25 मीटर भुजा वाले वर्ग की भुजाओं ए बी बी सी सी डी के अनुदिश 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। इसमें बोला गया ए बी बी सी सी डी यानी ए से बी, बी से सी, सी से डी कितना चाल से 15 मीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रहा है। इसका औसत वेग हमें क्या निकालना है, औसत वेग निकालना। ठीक है, अब औसत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, तो औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन बटा समय। तो हमें चाहिए कुल विस्थापन, तो बताइए ए से बी, बी से सी, सी से डी, तो विस्थापन इसमें कौन होगा, पहले था ए पर लास्ट में डी पर, तो एडी होगा, इसमें विस्थापन होगा एडी। अब बटा में क्या चाहिए, समय। तो बताइए पूरा ए से डी तक आने में कितना समय लगा, ये निकालना है। तो बताइए बटा में क्या चाहिए, समय यानी टी चाहिए। अब बताइए ए से डी तक, तो ए से डी तक दूरी कितना होगा, ये वर्ग है, इसका भुजा है 25 मीटर, तो भी कितना होगा 25 मीटर, यहाँ लिख देंगे 25। अब बटा में चाहिए समय, तो समय के लिए अब यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, तो ये पूरा दूरी तय किया है ना, तो समय का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो हमें चाहिए कुल दूरी अब बटा चाल। अब देखिए कुल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 25, 25, 50, 25 3 75, 75 और चाल कितना दिया है, चाल 15 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड, कितना है यहाँ पर 5, यानी टोटल कितना समय लगा है, 5 सेकंड लगा है। तब यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 5 सेकंड लगा, तो हम 5, तो कितना है यहाँ पर 5, यानी 5 मीटर पर सेकंड इसका वेग का परिमाण होगा। और दिशा किधर है, ए से डी की। इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी, डी टी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्त में एक समान चाल भी से चक्कर लगा रहा है तो स्पर्श रेखीय त्वरण, तो या फिर जब कोई वस्तु वृत्तिकार गति करता है, तो वृत्तिकार गति में यदि एक समान वेग से गति करता है तो इसमें सिर्फ एक ही त्वरण काम करता है, जो सेंटर की ओर काम करता है, जो क्या करता है, इसकी लगातार दिशा बदलता है। अब इस पर स्पर्श रेखीय त्वरण कब आएगा, जब इसका वेग लगातार बदलता रहे। तो एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है, सिर्फ एक ही त्वरण काम करता है, किधर, जो केंद्र की ओर काम करता है। स्पर्श रेखीय त्वरण का मान क्या होता है, 0 होता है।
इसका मान कब होगा, जब ये भी चाल क्या होगा, लगातार बदलेगा, बढ़े या घटे। इसमें क्या बोला गया है, एक समान चाल से, तो एक समान चाल से जा रही है, स्पष्ट देखिए त्वरण का मान क्या होगा, 0 होगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, टी कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 दिया यहाँ पर, एक कण किसी दी गई त्रिज्या r के वृत्तीय पथ पर नियत कोणीय वेग से गति करता है, इस पर अभिकेंद्र बल F क्रियाशील रहता है। यदि कोणीय वेग को दोगुना कर दिया जाए तो त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या वही रहे तो नया बल होगा। इसमें कौन सी बल का बात किया गया, अभिकेंद्र बल का बात किया, तो हम क्या करेंगे, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। इसमें कौन क्या होता है, तो एम द्रव्यमान होता है जो कण गति करता है, वृत्तीय गति, भी उसका वेग होता है, आर क्या होता है, पथ की त्रिज्या होता है। इसमें बोला गया कोणीय वेग दोगुना कीजिए, क्या इसमें कोणीय वेग का टर्म है, नहीं ना है, तो कोणीय वेग वाला फॉर्मूला लिखेंगे लोग। आप बना भी सकते हैं, जैसे v का फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा, तो लिख देंगे आर ओमेगा स्क्वायर बटा में आ जाए तो आर, तो एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अब बटा में क्या है, आर है, तो आर से स्क्वायर कितना गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या, एफ का फॉर्मूला क्या, एफ क्या है, अभिकेंद्र बल है। अब इसमें क्या बोला गया है, इस पर एफ बल क्रियाशील है, यदि कोणीय वेग दोगुना करे, यानी अब इस ओमेगा को दोगुना करने की बात किया जा रहा है, दो गुना करे तो क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या बोला गया यहाँ पर, त्रिज्या वही रहे, यानी त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं करना है, ठीक है, और द्रव्यमान तो खैर चेंज नहीं होगा। तो बताइए 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, तो बल कितना हो जाएगा, बल हो जाएगा 4 गुना, कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो बोला गया है कि नया बल क्या होगा, तो पहले बल था एफ, तो एफ का 4 गुना क्या होगा, 4f होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया यहाँ पर, विराम में स्थित 5 ग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 3 सेकंड के लिए 50 डाइन का बल आरोपित किया जाता है, आवेग होगा। अच्छा देखिए आवेग निकालना, आवेग का फॉर्मूला क्या होता है, बल इंटू समय, एफ इंटू टी। अब एफ एफ माने बल, तो बल, अच्छा एक मिनट, बल कितना दिया है, 50 डाइन, 50 डाइन। अब जानेंगे डाइन कौन पद्धति का मात्रक है, सीजीएस पद्धति का मात्रक है। और समय तो सेकंड में, तो सेकंड सीजीएस में भी सेकंड होता है। समय कितना दिया है, 3 सेकंड, 3 होगा, तो कितना गया यहाँ पर, इसमें द्रव्यमान कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 3 15 कितना गया, 150 डाइन सेकंड है, 150 डाइन सेकंड। ये क्या गया, ये आ गया 150 डाइन सेकंड, ठीक है। बट ऑप्शन देखिए तो किसमें दिया है, ऑप्शन सब दिया है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड। तो डाइन को न्यूटन बदल देंगे, तो 150, एक डाइन में कितना न्यूटन, 10 के पावर माइनस 5 न्यूटन, तो ये न्यूटन सेकंड। तो कितना गया यहाँ पर, इसको वैज्ञानिक संकेतन बदल दे, तो क्या होगा 1.5 इंटू, तो 0.2 अंक पहले है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर माइनस 3, तो हो गया कितना, 1.5 गुणा 10 के पावर माइनस 3 न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 किलोग्राम का एक पिंड 36 घर्षण युक्त टेबल पर रखा हुआ है, ठीक है। 36 यानी ऐसा एक टेबल है, घर्षण युक्त यानी एक मिनट, घर्षण युक्त, इसमें घर्षण भी, तो यहाँ पर क्या रखा गया है, एक पिंड, ये कोई एक पिंड रखा गया, कितना केजी का है, 5 केजी, तो 5 केजी का एक पिंड रखा गया है। 19.6 न्यूटन का बल पिंड को समान वेग से खिसकाने के लिए पर्याप्त है। जब हम इसमें कितना बल लगाते हैं, 19.6 न्यूटन, तो एक समान वेग से खिसकने लगता है। तो जब खिसकने लगता है और एक समान वेग, तो समझिए बल भी लग रहा है, एक समान वेग से जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट, चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, इतना न्यूटन बल पिंड को समान वेग से खिसकाने के लिए पर्याप्त है। सर्पी घर्षण यानी क्या निकालना आपको, काइनेटिक फ्रिक्शन गुणांक, यानी कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है, ठीक है। तो सर्पी घर्षण गुणांक, स्थैतिक वाला नहीं, जब गति में यानी क्या निकालना है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला निकालना है, गुणांक का मान क्या होगा, यानी इसमें क्या निकालना है, म्यू के का मान निकालना है, म्यू के इक्वल टू व्हाट, इस क्वेश्चन में किसका मान निकालना है, म्यू के का मान निकालना है, क्या होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, तो म्यू के का मान निकालना, तो म्यू के निकालना है, इतना बल लगाने से वस्तु गति में कि विराम में, गति में आता है, तो गति में आता है, इसका मान क्या हुआ, इसमें गति घर्षण काम करेगा, तो गति घर्षण इधर में काम करेगा, तो कितना घर्षण काम कर रहा है, इसमें ऐसा नहीं दिया गया। ओके, हम म्यू के, एक मिनट क्या बोला गया है, 5 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड, अच्छा। अब देखिए इसमें एक समान वेग से जा रहा है, इसमें कुल बल क्या है, 0, कुल बल 0 मतलब इधर भी कितना फोर्स लगेगा, इतना ही लगेगा। इसमें क्या बोला गया है, अच्छा एक मिनट, हमें सर्पिल घर्षण निकालना है ना, ये गति में हमें क्या निकालना है, म्यू के निकालना है, डेली फॉर्मूला पाते हैं, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पर क्या लगेगा, एफ के लगेगा, क्या लगेगा, एफ के क्या है, ये वाला गति घर्षण बल, ठीक है। तो एफ के का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ के का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन, जहाँ एन क्या होता है, नॉर्मल फोर्स होता है, इधर इसमें कितना काम करेगा, 5G, इसको ऊपर क्या करेगा, नॉर्मल फोर्स एन काम करेगा। ये वस्तु ऊपर नीचे कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है, यानी एन और 5G क्या है, बराबर है, तो कितना गया
एक मिनट, हम म्यू के निकालना है तो यहाँ से म्यू के का फॉर्मूला क्या गया, तो म्यू के का फॉर्मूला गया एफ के बट्टा एन, एफ के बट्टा एन। ओके चलिए अब बताइए इसमें एफ के का मान कितना होगा, तो जब इस वस्तु का त्वरण जीरो है, जब एक समान चल जा रहा है त्वरण जीरो है, तो जितना ये फोर्स उतना ही इधर फोर्स लगेगा, तो एफ के का मान 19.6 होगा, तो एनीथिंग 19.6। अब बटा में एन, एन का मान क्या होगा, एम जी यानी 5G होगा, तो 5, और जी का मान क्या होता है 9.8, तो 9.8। ठीक है चलिए सॉल्व करते कितना है यहाँ पर 9 दूना 18, यानी ये 2 से आएगा लगभग, 8 दूना 16, 6 18 सही है, ये कितना है 2/5 यानी 0.4, तो 0.4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा सी, तो सी टिक कर। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 36, 36 नंबर सवाल क्या दिया यहाँ पर, एक ऊंचे पेड़ की डाल से बंधी रस्सी से एक 25 किलोग्राम का लड़का नीचे की ओर फिसलता है, इस लड़के की गति के विपरीत 2 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, लड़के का त्वरण क्या होगा। ठीक है, अब एक रस्सी से एक लड़का नीचे की ओर खिसक रहा है, तो मान लीजिए मानते हैं क्या है, ये लड़का है, तो जब लड़का नीचे की ओर खिसक रहा है तो नीचे किसके कारण खिसक रहा है, तो नीचे गुरुत्व बल लगता है, इस लड़का का द्रव्यमान कितना दिया है 25 किलोग्राम का लड़का है, यानी 25 केजी है, तो 25 तो नीचे को फॉर्म में कितना बल लगेगा 25G बल लगेगा, 25G आ गया। अब बोला गया कि रस्सी से खिसक रहा है नीचे, तो रस्सी पे ऊपर घर्षण बल लग रहा है, तो ऊपर कितना घर्षण बल लग रहा है, इसमें बोला गया है लड़का नीचे की ओर फिसलता है, इस लड़के की गति के विपरीत 2 न्यूटन का घर्षण बल, ऊपर कितना लग रहा है, ऊपर लग रहा है 2 न्यूटन का घर्षण बल लग रहा है, लड़के का त्वरण क्या होगा। अब देखिए त्वरण किधर होगा, नीचे के ऊपर, तो नीचे का बोल जाता है ऊपर बोल जाता है, नीचे का बोल जाता है कैसे 25, जी का मान कितना होता है, बोला है 9.8 लेना है, तो लिख देंगे 9.8, कितना गया 8 जीरो 4, एक मिनट गुना करो, 25 8 200 का जीरो 20, 25 नवा 225, हाँ कितना यहाँ पर 5 2 2 4, ये 2 ही ना है, एक मिनट 20 25 नवा 225, कितना यहाँ पर 5 2 2 4, यहाँ पर कितना गया 2 दशमलव कितना यानी 245, कितना गया, तो नीचे है 245 न्यूटन, तो नीचे 245 न्यूटन, ऊपर कितना है 2 न्यूटन, इस पर रिजल्टेंट फोर्स कितना लगेगा, नीचे लगेगा, तो नीचे त्वरण किधर होगा नीचे होगा, तो हमें इसी ए का मान निकालना है। ठीक है, अब ए का मान क्या होगा, इसमें रिजल्टेंट फोर्स कितना है 245 माइनस 2 243, और रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा एम ए होगा, तो एम का मान दिया 25 और हमें ए निकालना था, आ गया ए, तो ए का मान कितना आ गया 243/25। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए तो कभी होगा नहीं, यदि इस पर ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता तो नीचे कितना एक्सेलरेशन होता है 9.8 मीटर पर सेकंड होता है, बट यहाँ पे तो 22 दिया तो गलत हो गया, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 से ये बहुत ज्यादा कम हो गया, बहुत ज्यादा कम हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा, देखिए ये 5 ही तो और बहुत ज्यादा कम, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, बट अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब इसको भाग करेंगे तो क्या होगा इतना ही आएगा। ठीक है, इसमें देखिए 25 नवा क्या होता है, 25 नवा कितना होता है ये 225, ठीक है, और ये 225 ज्यादा नहीं 9 दशमलव समथिंग, यानी यही होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी करो। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, m1 द्रव्यमान का एक पिंड 40 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से m2 द्रव्यमान वाले स्थिर पिंड से टकराता है, इसके पश्चात दोनों पिंड एक समान 30 मीटर पर सेकेंड की अचर चाल से चलते हैं, इनके द्रव्यमानों की निष्पत्ति यानी m1 अनुपात m2 निकालना है, m1 बटा m2 का मान निकालना है। चलिए समझते क्या m1 द्रव्यमान का एक पिंड, समझिए यहाँ पे एक m1 द्रव्यमान का पिंड है, कितना स्पीड जा रहा है 40 मीटर पर सेकेंड। अब बोला गया है कि एक समान वेग से एक m2 द्रव्यमान वाले स्थिर पिंड, अब यहाँ पे क्या है m2 द्रव्यमान का स्थिर पिंड, स्थिर यानी इसका चल क्या है जीरो है, चल क्या है जीरो, स्थिर पिंड से टकराता है, तो बोला गया टकराता है, इसके पश्चात टक्कर के बाद पिंड एक साथ, अब ये टक्कर बाद क्या होता है दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक साथ गति करते हैं, कितना स्पीड से 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, इसका द्रव्यमान क्या है m1, इसका द्रव्यमान क्या है m2, तो बोला गया है m1 अनुपात m2, यानी आपको निकालना है m1/m2, जब एक साथ गति कर रहे थे ये कौन सा टक्कर है, पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर है। ठीक है चलिए, तो खैर उसका मतलब नहीं है। अब देखिए जब टक्कर हो रहा है तो टक्कर में कोई भी टक्कर संवेग हमेशा संरक्षित रहता है, ये बात पढ़े थे लोग, यहाँ वही कॉन्सेप्ट लगा देंगे, टक्कर के बाद है कुल संवेग बराबर टक्कर के पहले कुल संवेग, टक्कर के बाद है कुल संवेग कितना होगा, तो कुल द्रव्यमान कितना है m1 प्लस m2, तो m1 प्लस m2 इंटू वेग कितना है यहाँ पर 30 है, पहले कुल संवेग 30 कितना होगा m1 इंटू 40, तो लिख देंगे m1 इंटू 40, और ये विराम में है रेस्ट में है, तो संवेग क्या होगा जीरो, तो खत्म, ये कितना गया यहाँ पर गया 30 m1 प्लस 30 m2 बराबर कितना गया 40 m1। ठीक है,
हमें क्या निकालना है m1 बाई m2, तो इस m1 को इधर लाए तो 30 यहाँ पर 40, तो माइनस 30 माइनस 40 क्या होगा माइनस 10 m1, इसको इधर भेजते हैं कितना हो जाएगा माइनस 30 m2, ये माइनस माइनस खत्म, 0 0 खत्म। हमें निकालना है m1 बाई m2, तो यहाँ से m1 बाई m2 कितना आ गया, m1 बाई m2 का मान आ गया इधर 3/1 मिल गया, m2 इधर लाएंगे तो यहाँ 3 रहेगा, तो यहाँ 3/1, तो 3/1 यानी 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके चलिए सही है ना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान देंगे सवाल दिया यहाँ पर, एम द्रव्यमान का एक पिंड विराम से t1 समय में v वेग प्राप्त कर लेता है। अब एक एम द्रव्यमान का पिंड है, यह विराम में है, इसको अभी क्या होता है कितना समय में t1 समय में, तो t1 समय बाद इसका वेग कितना हो जाता है, इसका वेग हो जाता है v, वेग क्या होता है v, और यहाँ पे u का मान क्या है 0, ये डेटा आपको दिया गया अभी तक, ठीक है। इस पिंड पर t समय में किया गया कार्य, अच्छा हमें निकालना है t समय में कार्य, t समय में कार्य यानी w इक्वल टू व्हाट, तो बोला कार्य समय t के फलन के रूप में, और हमें कार्य भी निकालना है किस रूप में निकालना है, t के रूप में निकालना, ठीक है। चल निकालते हैं कार्य, तो बताइए कार्य निकालना, देखिए बताइए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो जो फॉर्मूला को दिमाग में उसी से सोच सकते हैं। अब ऐसे सोच सकते हैं सर कार्य हम निकालेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से, कार्य ऊर्जा प्रमेय से, अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस पर, म्हणजे आपके दिमाग में वो नहीं है, सीधे आपके दिमाग में क्या गया F इंटू एस, बॉल इंटू विस्थापन, और जिस दिशा में बॉल लग रहा है उधर विस्थापन हो रहा है, यानी cos 0 का मान खत्म करते हैं, कोण का बात तो किया नहीं है, ठीक है, तो एफ एस ले सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे शुरू करते हैं। अब बताइए एफ, क्या हमें एफ चाहिए, ऑप्शन में देखते हैं एफ दिया है नहीं दिया है ना, तो एफ हटाना होगा, तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है एम, एम लिख दीजिए, एस क्या देखिए ऑप्शन को एस दिया है नहीं दिया, तो एस भी हटाना होगा, तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, एस का फॉर्मूला होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ध्यान देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टी क्यों लिए सर, तो हमें टी समय में निकालना है, कितना समय में निकालना है टी समय में, तो विस्थापन में कितना समय मिलेंगे टी समय मिलेंगे, सॉल्व करते हैं, एम है तो एम, ऑप्शन में एम दिया है, ठीक है। ए तो अब ऑप्शन में ए नहीं दिया है तो ए गायब करना होगा, तो सर ए कहाँ से निकालेंगे, देखिए इस डेटा से क्या हम ए निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर होता है वी माइनस यू बाई टी, तो वी है तो वी माइनस यू का मान 0, अब बटा समय कितना है, समय t1 है तो t1, तो ए का मान कितना है v बाई t1, तो जहाँ ए है कितना लिख देंगे v बाई t1, सही है। यू का मान क्या है, तो यू का मान 0 है, तो 0 यानी खत्म, डेटा खत्म, ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला, तो ये कितना आएगा यहाँ पर 1/2, अब ए का मान कितना निकाले हैं तो v बाई t1, और इंटू में क्या है टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे टी स्क्वायर, ठीक है। तो कितना यहाँ पर दो को इधर लाते हैं, ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया, अच्छा ठीक है देखते हैं, एक मिनट, 1/2 से मतलब 1/2 है कितना है एम, v इंटू वी क्या होगा वी स्क्वायर, t1 इंटू t1 क्या होगा t1 स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा टी स्क्वायर, देखिए किस ऑप्शन में दिया है 1/2 m, 1/2 m v स्क्वायर सेकंड, अच्छा यहाँ देखिए 1/2 m, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे, ओके। अच्छा मान लीजिए सर हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके दिमाग में मान लीजिए हम सॉल्व नहीं कर पा रहे, फिर क्या करेंगे, तो एक बार कभी भी फिजिक्स का सवाल है सॉल्व ना हो, तो आप एक बार डायमेंशनल एनालिसिस से क्या करेंगे लोग, अब देख रहे हैं कोई ऑप्शन इसमें हॉट तो नहीं रहा है, मतलब अब देख लेंगे सीधी सी बात है, क्या निकालना है इसमें, हमें निकालना है कार्य, क्या निकालना है कार्य, तो कार्य का डायमेंशनल फॉर्मूला को याद है, तो जो कार्य की यूनिट होगा, ये जो क्या बोलते हैं डायमेंशन होगा, वही ऑप्शन में भी होना चाहिए, ठीक है, तो चेक कर लीजिए ऑप्शन से, जैसे देखिए ऐसा बताइए क्या होता है, हम लोग पढ़े लो हाफ एम वी स्क्वायर, जो हाफ एम वी स्क्वायर का होगा वही क्या होगा कार्य का होगा, चेक कीजिए यहाँ देखिए कितना रहा है, हाफ से 1/2 से मतलब नहीं है, एम वी स्क्वायर, एम वी बट यहाँ पे क्या है एम वी टी स्क्वायर बाई टी, टी से टी गया, ये आ गया एम वी टी, ठीक है, वी स्क्वायर वी टी अलग अलग इससे में अलग अलग है, तो ये नहीं होगा, तो अब सब चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या रहा है, ये भी आ रहा है एम वी टी खत्म, यहाँ देखिए तो यहाँ पर आ रहा है एम स्क्वायर, यहाँ देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर बटा में टी टी खत्म, यहाँ पर है टी, अब इसका डायमेंशन क्या वर्क के डायमेंशन से मैच करेगा, नहीं करेगा, आप करा सकते हैं 1/1 चेक होगा बढ़िया से, यहाँ देखिए तो 1/2 m, ठीक है, ये टी स्क्वायर डायमेंशन सेम होगा, खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या है वी स्क्वायर, तो डायमेंशनल एनालिसिस से भी बना सकते हैं कि ऑप्शन नंबर क्या होगा डी होगा। दिक्कत कब होता है जब किसी और ऑप्शन का भी ना इसी तरह आता तब होता है, ठीक है, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, सवाल यहाँ पर दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 दिखा दिया यहाँ पर, चित्र में दर्शाए गए आयताकार गुटके को बारी बारी से उसके द्रव्यमान केंद्र O, अब यहाँ पर द्रव्यमान केंद्र O दिया है, जाने वाली x x y y और z z अक्षों के परितः घूर्णन कराया जाता है उसका जड़त्व गुण, अब देखिए इसके सापेक्ष जड़त्व गुण, इसके सापेक्ष जड़त्व गुण और इसके सापेक्ष जड़त्व गुण, तीनों के सापेक्ष क्या बोला गया है जड़त्व गुण,
तो ऑप्शन ए दिया तीनों अक्ष के परितः समान है, बी दिया जेड जेड अक्ष के परितः अधिकतम है, एक्स एक्स और वाई वाई अक्ष के परितः समान है, फिर बोले वाई वाई अक्ष के परितः अधिकतम है। चेक करते हैं। तो याद कीजिए लोग, अच्छा तो इसमें किसके परितः सेम होगा, किसी के परितः सेम नहीं होगा। क्यों? मतलब हम ये लाइन ले, ये दोनों तरफ क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखिए दोनों तरफ समान है, बट इसके सापेक्ष कुछ और है, इसके सापेक्ष कुछ और है, इसके सापेक्ष कुछ और है। ठीक है, तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे लोग लंबवत अक्षों का परिमेय, जड़त्व गुण संबंधित दो थ्योरम पढ़े थे लोग, एक समांतर अक्षों का परिमेय, एक लंबवत अक्षों का परिमेय। तो इसके इसमें लंबवत अक्ष वाला अप्लाई कर सकते हैं, कैसे? तो एक ही प्लेन में कौन है, ये है और ये है, तो एक ही प्लेन में जो दो है, इन दोनों के सापेक्ष जड़त्व गुण का जो फल क्या आएगा, इसके सापेक्ष जड़त्व गुण के बराबर आएगा। इसको यदि हम मान ले आई एक्स, आई वाई है तो क्या मान ले आई वाई, इन दोनों का जो फल किसके बराबर, जेड वाला के बराबर, आई जेड के बराबर होगा। तो जब इन दोनों को जोड़ने से यार है तो कंफर्म में आई जेड का मान अधिकतम होगा, दोनों तुलना में अधिक होगा। तो देखिए तो यहाँ पर बोला गया जेड जेड अक्ष से परितः अधिकतम होगा, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 ध्यान देंगे। सवाल दिया यहाँ पर 200 ग्राम द्रव्यमान एवं 500 ग्राम द्रव्यमान के दो वस्तुओं के वेग क्रमशः इतना मीटर पर सेकेंड इतना मीटर पर सेकेंड है। द्रव्यमान केंद्र का वेग हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वेक्टर v सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का वेग निकालना है। ठीक है, अब देखिए v सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है m1 v1 प्लस m2 v2। अब जितना कौन है सबका ले लेंगे, मात्र दो दिया है दो ले लेते हैं। अब बटा में क्या होगा m1 प्लस m2। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए m1 v1 कितना है, तो 200 ग्राम। एक और बात, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, तो मात्रक चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये बताइए कितना आएगा। अब चाहे तो कुछ कॉमन लेकर हटा भी सकते हैं, क्यों देखिए नीचे भी तो मास है ना, ऐसे देखिए ये 200 ग्राम है, यहाँ 500 ग्राम है। अब चाहे तो इसे 2 ग्राम इसे 5 ग्राम लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए यदि कितना है 200 है तो यहाँ क्या हो m1 v1, तो m1 v1 कितना आएगा, अच्छा ये v1 है, ये वाला m1 है, ये वाला क्या है v1 है, ये वाला m2 है, ये वाला क्या है v2 है। तो m1 v1 कितना है, देखिए 200 इंटू 10 आई के, और कुछ नहीं है, खत्म। ये कितना है m2 इंटू v2 प्लस, देखिए तो 5 3 15 1500 आई के, फिर ये कितना है यहाँ पर 5 5 25 2500 जे के, बट्टा में देखिए क्या आएगा m1 प्लस m2, तो 200 प्लस 500 कितना है 5 2 700 ग्राम। तो कितना है यहाँ पर 2000 आई के, और यहाँ 1500, तो 2000 1500 कितना हो जाएगा 3500, 3500 आई के, अब प्लस ये कितना है 2500 जे के, बटा में कितना है 700। ठीक है, अब देखिए दोनों अलग अलग कर देते क्या हो गया यहाँ पर, डबल जीरो डबल करते 7 5 35 यानी 5 आई के, अब प्लस ये डबल जीरो यानी 25 बटा 7 आई के, तो 5 आई के प्लस 25 बटा 7 जे के, यहाँ जे के होगा ना, जे के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 41 दिया है, एक वृत्तिकार वलय एवं वृत्तिकार चक्की दोनों के द्रव्यमान एवं त्रिज्याएं समान है। ठीक है, अब एक वृत्तिकार वलय दिया है, वृत्तिकार वलय है, और क्या दिया है एक वृत्तिकार चक्की दिया है जो पूरा भरा हुआ है। ठीक है, दोनों का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m, इसका भी द्रव्यमान m। देखिए बोला गया है दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या समान, इसका त्रिज्या हम कैपिटल r मान लेते हैं, त्रिज्या क्या दिया है कैपिटल r दिया है, दोनों का द्रव्यमान और त्रिज्या क्या है सेम। तो बोला गया इसमें इनके तल के लंबवत एवं केंद्र से गुजरने वाले अक्षों के परितः, तल के लंबवत, तो तल के लंबवत और केंद्र से, यानी इसका बात कर रहा है ये वाला अक्ष, इसमें इस अक्ष का बात कर रहा है, तो इन दोनों अक्ष से सापेक्ष हमें क्या निकालना है, जड़त्व गुण निकालना है। क्या निकालना है, जड़त्व और घूर्णनों का अनुपात, यहाँ क्या होगा अनुपात। ठीक है, ओके, तो पहले किसका वृत्तिकार वलय का बात किया है, तो इसके सापेक्ष जड़त्व गुण मान लेते हैं I1 है, ये I2 है, तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है I1 अनुपात I2, यानी I1 by I2 निकालना है। तो इसका डेरिवेशन भी देखे चलो दोनों का, आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अब याद भी होगा, थोड़ा थोड़ा बात आपको याद होना चाहिए। तो इसके सापेक्ष जड़त्व गुण क्या होता है, तो ये होता है mr स्क्वायर, यानी mr स्क्वायर। ये क्या होता है, तो ये होता है mr स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ बाई 2 लिख दिए, ये खत्म, ये ऊपर 2 आएगा, यानी कितना है 2 बटा 1, यानी 2 अनुपात 1। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 42 दिया यहाँ पर, किसी एक समान वृत्तीय चक्ति का इसके व्यास के परितः जड़त्व गुण आई है। अब चलिए एक चक्ति के बात किया है, ये मान चक्ति है, इसके व्यास के परितः, ये चक्ति है इसके व्यास के परितः, ये मान ये व्यास है, या ऐसे कहीं भी लिख सकते मान ये व्यास, तो व्यास के परितः जड़त्व गुण क्या दिया आई दिया, क्या दिया है आई दिया। तो क्या बोला गया है, तल के लंबवत एवं इसकी परिधि के एक बिंदु से होकर गुजरने वाली अक्ष के परितः से जड़त्व गुण क्या होगा। अच्छा,
ये मान लीजिए इस तरह वृत्तकार है, इसके परितः निकालना बोल रहा है। ये कोण है कितना होगा 90 डिग्री, क्या होगा, मान लीजिए इस तरह से वृत्तकार बोला है तो आपको इसके परितः निकालना है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, इसके तल के लंबवत परिधि के बिंदु से जाए, तो इसके परितः, तो क्या बोला इसमें, परिधि के एक बिंदु से होकर गुजरने वाले अक्ष के परितः इसका जरूरत गुण क्या होगा, ठीक है। अब इसके सापेक्ष आपको जरूरत गुण निकालना है। तो ये आपको आई दिया गया है, ये क्या है, आई डी, यानी डी मने डायमीटर, व्यास, व्यास के परितः क्या दिया है, आई दिया है, और आपको ये वाला आई निकालना है, आई इक्वल टू व्हाट, इस आई का मान, इसको मान आई डेस मान लेते हैं, आई डेस निकालना है। तो बताइए इसका फॉर्मूला याद नहीं याद, नहीं याद तब निकाल सकते हैं कैसे, ये वाला तो याद नहीं, वाला ये वाला क्या होता है याद कीजिए, ये होता है सर एम आर स्क्वायर, और यहाँ दूरी कितना होता है, दूरी आर होता है। तो समांतर अक्ष के ऊपर में से आई डेस का मान निकाल दीजिए, कितना आएगा, आई डेस का मान आएगा एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, तो कितना आ गया यहाँ पर, ये आ गया 2mr स्क्वायर, ठीक है। बट हमें किसके टर्म में चाहिए, हमें चाहिए आई के टर्म में, तो जहां आई क्या है, आई इस आई डी का मान है। अब बताइए आई डी का मान क्या होता है, तो आई डी भी निकाल सकते हैं कैसे, लंबवत अक्ष के ऊपर में से, जैसे ये वाला आई डी, ये हालांकि आपको याद होगा कितना होता है, ये होता है आई डी 2 बराबर एम आर, यानी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। नहीं याद है तो निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो तरीका पता है, ठीक है। अब बताइए, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 का मान आई डी, तो एम आर स्क्वायर का मान क्या होगा, 2 आई डी, हम लिख सकते हैं ऐसे, एम आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2 आई डी, तो एम आर स्क्वायर हम कर सकते हैं 2 आई डी, तो 2 इंटू 2 आई डी, ये कितना गया, 2 2 4, तो 4 आई डी, और आई डी का मान कितना दिया है आई, तो ये कितना हो जाएगा 4 आई, तो 4 आई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करो, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 बोला गया यहाँ पर, सूर्य के परितः दो ग्रह प्रतिवर्ष N1 तथा N2 चक्कर लगाते हैं, यदि इनकी कक्षाओं की औसत त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हो तो R1 बाई R2, अच्छा R1 बाई R2 का मान हमें निकालना है। अब बताइए केपलर का ठोस नियम याद, उसी में त्रिज्याओं का अनुपात के बारे में बात किया गया था, तो उसमें क्या बात किया गया था याद कीजिए, तो उसमें बोला गया था कि आवर्त काल के वर्ग क्या होते हैं, उस जो होता है दीर्घवृत्त, उसके दीर्घ अक्ष के आधे, यानी सीधे बोल सकते त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है, तृतीय घात के समानुपाती होता है, क्या होता है, तृतीय घात के समानुपाती, तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल क्या होगा, आर क्यूब होगा, ये बात हम लोग पढ़े हैं लोग। चलिए जहाँ टी क्या होता है, आवर्त काल होता है। अब देखते हैं, अब इसी से फॉर्मूला याद कीजिए, क्या मिला था, इसे लिख सकते हैं T1 बाई T2 का स्क्वायर बराबर कर सकते हैं R1 बाई R2 के पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया है कि सूर्य के परितः दो ग्रह प्रति वर्ष N1 चक्कर, अब ये वो ग्रह प्रति वर्ष N1 चक्कर लगाता है और दूसरा ग्रह N2 चक्कर लगाता है, तो यहाँ पर दिया है चक्र, लेकिन हमें क्या चाहिए, आवर्तकाल चाहिए। तो आवर्तकाल होता क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये N1 चक्कर लगा रहा है, N1 चक्कर कितना समय में, एक वर्ष में, एक वर्ष में, तो हमें चाहिए एक चक्कर, तो एक चक्कर कितना वर्ष में लगाएगा, 1/N1 समय में, इतना वर्ष, यानी T1 का मान कितना गया, 1/N1 वर्ष। तो फ्रीक्वेंसी वाला कॉन्सेप्ट से भी बना सकते हैं, कैसे, तो पढ़े लो ना, प्रति वर्ष या प्रति सेकंड चक्कर की संख्या को आवृत्ति बोलते हैं, तो आवृत्ति दिया है N1, और हमने पढ़े लोग न्यू इक्वल टू होता है 1/T, तो T इक्वल टू क्या होगा, 1/न्यू होगा, तो 1/एक मिनट, न्यू का मान दिया N1, तो बजेगा N1, बात वही है। तो T1 का मान क्या होगा, 1/N1, जैसे निकाल सकते हैं। इसी तरह T2 का मान क्या है, T2 का मान 1/N2 आएगा, इसको यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, हमें क्या निकालना है इसमें, अच्छा R1 बाई R2 निकालना, ओके। तो काम करते हैं, T1 को लिखेंगे 1/N1, यहाँ रखेंगे 1/N1, तो बटा नीचे आ जाएगा N1, और T2 को रखेंगे 1/N2, तो N2 पर आएगा, N2/N1, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर, इधर 3 इधर बटा में आएगा, बटा में 3, तो R1 बाई R2 का मान कितना आ गया, N2/N1 के पावर 2/3, N2/N1, N2/N1 के पावर 2/3, N2/N1 के पावर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, dt, ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 44 दिया यहाँ पर, क्वांटम संख्या n तथा l द्वारा पहचानी जाती है, ठीक है, n बराबर 4, l बराबर 1, n बराबर 4, l बराबर 0, यानी ये सब दिया गया है। तो बोला निम्न ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाने के लिए इनकी बढ़ती ऊर्जा क्रम क्या है, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में से जाना है चारों को। तो अब बताइए n और l का मान पता है तो ऊर्जा क्रम बता सकते हैं कैसे, n प्लस l नियम से पढ़े थे ना, n प्लस l का मान अधिक तो ऊर्जा अधिक, n प्लस l का मान समान, तो n देखकर तुलना करते हैं किस ऊर्जा अधिक होगा। तो यहाँ n प्लस l कितना आएगा, 4 1 5, यहाँ कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 3 2 5, यहाँ कितना आएगा 3 1 4, ठीक है। अब बढ़ते क्रम में से जाना है तो सबसे कम कौन है सर, 4 वाला है, तो दोनों 4 वाला सेम है, तो n देखिए यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो 3 वाला कम होगा, यानी कितना होगा, सबसे कम एनर्जी 4 का होगा।
तो 4 का सबसे कम दिया 2 1 से, तो यही चला गया, ऑप्शन नंबर ए होगा, आगे देखने की जरूरत नहीं है। बट देख लीजिए 4 से अधिक कौन होगा, 2 होगा। इन दोनों में अधिक कौन होगा, तो 4 अधिक होगा 3 कम होगा, यानी इससे अधिक कम 3 और सबसे अधिक क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, निम्न में कौन सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनीय है। हमें सम इलेक्ट्रॉनिक और सम संरचनीय बताना है क्या है। सबसे आगे चलिए सम इलेक्ट्रॉनिक चेक करते हैं। तो बताइए नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो नाइट्रोजन के पर 7 तो 7 होते हैं, तो 7 और 7 एक माइनस है तो 8, 8 तरीके 24 24 32, यानी 32 कितने इलेक्ट्रॉन है 32। यहाँ देखिए 8 तरीके 24 24 2 26 और 26 6 32, 32 आ गया। यहाँ देखिए तो सीएल में कितना होता है 17, ये आ गया 8 तरीका 24 1 25। ये देखिए सल्फर कितना होता है, सल्फर का होता है 16 और 8 तरीके 24। सही है, ओके डन। चलिए अब ये कम है, इससे कम है, इससे कम, तो ये तो दोनों है नहीं खत्म, ये दोनों यानी दोनों के दोनों क्या है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन NO3 या CO3 2 माइनस, ये ठीक है, बट सम ये तो होगा नहीं खत्म, ये बाकी तो होगा नहीं, तो जब खत्म तो यही हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए होगा। आपको सम संरचना देखने की जरूरत नहीं, बट ये संरचना भी देखना है तब स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े चलो। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, या संरचना देख रहे हैं ना, देख लेते हैं लोग। इसका संकरण क्या हो, संकरण निकालते, संकरण कैसे निकालते हैं लोग, एक फॉर्मूला से और एक स्ट्रक्चर से। आप स्ट्रक्चर से भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। चलिए मैं ये फॉर्मूला से निकालते हैं। तो नाइट्रोजन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होता है 5, तो 5 और एक है तो +1, निगेटिव चार्ज है ना, और इसमें एकल संयोजी कोई परमाणु है अन्य नहीं ना है, खत्म। अब बटा में दो, तो 6/2 कितना 3, तो 3 के लिए संकरण क्या होता है sp2 होता है, इसका संकरण निकालिए। कार्बन ठीक है, ओके, कार्बन ग्लास के समय कितने इलेक्ट्रॉन 6, एकल परमाणु नहीं है, 2 है तो +6 2, यानी 8 8 बजे कितना है 4। अच्छा 4, तो 4 के लिए क्या होता है sp3 होता है। 1 मिनट, कार्बन के लास्ट सॉरी कार्बन लास्ट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो यहाँ 4 और +2 4 2 6, इसमें एकल संयोजी कोई परमाणु नहीं है, तो बटा में 2, यानी 6, यानी कितना है 6/2 यानी 3, और 3 के लिए क्या होगा sp2 होगा। तो दोनों का संकरण सेम, यानी दोनों का ज्यामिति संरचना क्या होगा सेम होगा, शेप अलग अलग हो सकता है। तो शेप के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, लोन पेयर भी देखना पड़ता है, ठीक है, बट संरचना पूछा है तो यहीं पर करके आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, सर्वाधिक सहसंयोजी गुण होता है। अब बताइए अलग अलग कंपाउंड का सहसंयोजी गुण देखना है, तो कौन नियम अप्लाई करेंगे लोग, फजान का नियम। तो फजान के नियम के अनुसार सबसे क्या देखते हैं, चार्ज देखते हैं, चार्ज यानी आवेश। तो जिस पर आवेश ज्यादा, अब धनायन और ऋणायन है, तो धनायन ऋणायन के यदि आवेश ज्यादा होता है तो वो अधिक सहसंयोजी होता है। तो यहाँ पर सब में Ca कॉमन है, तो Ca2+ होता है, यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1 यहाँ -1, यानी चार्ज वाला कॉन्सेप्ट खत्म। अब उसके बाद धनायन ऋणायन का कार्य देखते हैं, तो धनायन सब में सेम है, तो धनायन वाला बात खत्म। ऋणायन देखिए अलग अलग है, तो ऋणायन का आकार बढ़ने से क्या होता है, सहसंयोजी गुण बढ़ता है। तो देखिए फ्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में सबसे बड़ा कौन है, आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर डी, इसका सहसंयोजी गुण क्या है सबसे अधिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल में उप सहसंयोजक बंधों की संख्या है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें, किससे बात कर रहा है H2SO4, ठीक है। अब स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, सेंट्रल एटम क्या होगा S होगा। अब ऑक्सीजन कितना है 4, तो चारों तरफ 4 ऑक्सीजन देता है। अब हाइड्रोजन 2 है, तो मान लीजिए हाइड्रोजन यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ठीक है। अब चाहे ना तो वो वाला क्या बोलते हैं, पूरा घेर घेर के बना सकते हैं, कैसे, ऐसे। ये समझो इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है, इसका कितना होता है 6 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है 1 होता है, इसका कितना होगा 6, इसका भी कितना होगा 6, ठीक है। साइड से पूरा करना था, हाइड्रोजन क्या बनाता है डुप्लेट बनाता है, हाइड्रोजन वाला कंप्लीट। अब इस ऑक्सीजन की बात करें, इसे कितना चाहिए 2, तो एक यहाँ से एक यहाँ से, ये कंप्लीट। इसको चाहिए 2, तो एक यहाँ और यहाँ से, इसका कंप्लीट। इसे चाहिए कितना, 1 मिनट, सल्फर का 6 होता है ना, तो 2 2 4 2 6, इसका कंप्लीट। यहाँ देखिए यहाँ पर इसका कंप्लीट, यहाँ इसका कंप्लीट, ठीक है। अब सल्फर का चाहिए, तो सल्फर के लिए कितना चाहिए, तो 6 है 2 को चाहिए, तो एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया। अब इसमें खास बात नोटिस कीजिए, ये वाला बॉन्ड बना है किसके इलेक्ट्रॉन चलता है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉन लगा है, ये वाला बॉन्ड इन दोनों का इलेक्ट्रॉन लगा है, इस बॉन्ड फॉर्मेशन सल्फर ऑक्सीजन दोनों सल्फर। देखिए अब ये जो बॉन्ड बना है इसके बीच, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, सिर्फ सल्फर का है। तो जब कोई एक ही परमाणु अपना ही दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर बॉन्ड बनाए, उसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, यानी उप सहसंयोजना बंध। तो यहाँ पे ये वाला क्या है उप सहसंयोजना बंध है, ये भी क्या है उप सहसंयोजना बंध, यानी इसको ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसका एजीटी है सही, और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसमें कितने उप सहसंयोजना बंध है, 2 है। अब लुईस ने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट दिया नहीं था, तो या तो जब इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाए थे कुछ ऐसा आया था,
जब इसका लुईस संरचना बनाया था तो याद है कुछ ऐसा आया था, यहाँ ऑक्सीजन, इस पर क्या था, इस पर 4 लोन 2 लोन पेयर था, इसमें कितना था 3 लोन पेयर था, यानी 6 इलेक्ट्रॉन था। अब इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये किसका इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सल्फर का ही ना है, इसलिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। तो फॉर्मल चार्ज वाला बात याद है, ये माइनस होता है, ये -1 होता है, ये क्या होता है +2 होता है। सर कैसे आप निकाल सकते हैं, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, इसे ऑक्सीजन का समय 6 इलेक्ट्रॉन होता है, बट वो अतिरिक्त आ गया साथ में, जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा -1। हालांकि आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, बट आपको फॉर्मल चार्ज के लिए सिखाया गया था कि बिना फॉर्मूला का भी फॉर्मल चार्ज आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिटी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, निम्नलिखित में किसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा, देखते हैं। अच्छा शून्य होगा, ऑप्शन नंबर ए, अच्छा ABF3। तो सबसे पहला बात, जब भी द्विध्रुव आघूर्ण वाला कॉन्सेप्ट आता है तो चेक करो इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं ना है। ये देखिए बी है तो बी, F3 है तो F3 में बना देते हैं। अब बताइए बी के लास्ट क्वेश्चन में कितने 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों खर्च हो गया, तो खाली 3 में बॉन्ड पेयर, एक भी लोन पेयर नहीं है, और सब ये परमाणु सेम है, तो सेम है तो सब खिंचाव क्या होगा, सेम होगा। तो हम लोग डेली पढ़े भी थे लोग, क्या पढ़े थे लोग, बिना लोन पेयर वाले और ये जो चारों तरफ कॉर्नर एटम यदि सेम रहे तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, जैसे शून्य होगा। इसकी बात करते हैं, कार्बन के में 4 इलेक्ट्रॉन और चारों खर्च हो गया सीएल फोर्स पर, सब इसमें यही रहता है, CCl मैं यहाँ पर CCl रहता है, इस टाइप का रहता है, तो हमें चेक करना पड़ता है। तो जब ये पूरा कॉर्नर एटम सेम है, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसका भी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। इसमें देखिए बी के लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों खर्च हो गए, कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पर दोनों Cl सेम है, इसका भी 0 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी का द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ दिया है N2 के अणु में परमाणु बंधित होते हैं 1 सिग्मा 2 पाई, ये तो डिग्री आपको याद होगा। N2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, माने N2 का जो बनाते हैं लुईस संरचना ऐसा बनता है। इसमें क्या है, इसमें 1 सिग्मा और 2 पाई है, 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला सवाल है यहाँ पर 1 ब्यूटीन 3 आइन, चलिए मेथ एथ प्रूफ ब्यूट, ये मान लीजिए 1 है 2 है 3 है 4, सब तो एटलीस्ट सिंगल बॉन्ड जुड़ा होगा। तो बोला 1 ब्यूटेन यानी 1 पर डबल बॉन्ड है, 3 पर आइन है तो 3 पर क्या कर दिए, आइन कर दिए। ठीक है, तो इसे कितना घट रहा है, 2 तो 2 बॉन्ड, इसे कितना घट रहा है, 1 तो 1, इसे कितना घट रहा है, 1 भी नहीं, इसे कितना घट रहा है, 1। तो बोला गया सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इसमें कितना है, देखिए तो ये सिग्मा इसमें एक सिग्मा, 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 कितना सिग्मा, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 1 7, 7 सिग्मा है ना, तो 7 सिग्मा, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। हो गया, पाई देखिए, पाई गिन लीजिए, 1 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3, मात्र 3 पाई, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक कर। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर XeF2 में संकरण है, ठीक है, तो फिर वही बात, संकरण निकालना है दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक फॉर्मूला से, एक संरचना से। चलिए दोनों से निकाल रहे हैं, ठीक है। मैं संरचना से निकालना था एक से, सोचिए F2 है तो कहीं भी 2 F रख दीजिए, मान लीजिए F आप कहीं रख दीजिए, अब रियल स्ट्रक्चर नहीं दिखाना है, खाली बताना है इसका संकरण क्या होगा। अब Xc के लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 8 होते हैं, तो 8 में कितना खर्च हो गया, 2 खर्च हो गया, तो को बच रहा है, इसमें मात्र 6 इलेक्ट्रॉन बचा, 6 से कितना लोन पेयर बचेगा, 6 से कितना बनेगा, 6 से 3 लोन पेयर, कितना लोन पेयर रहेगा, 3। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, अब 5 तो 5 के लिए संकरण क्या होगा, sp3, 3 1 4 यहाँ डी, sp3d यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। यदि फॉर्मूला से देखे तो फॉर्मूला से क्या होगा, देखिए फॉर्मूला देखिए, Xc के लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, एकल संयोजी कितना है, तो एकल संयोजी फोल्डिंग संयोजकता एक ही ना होता है, ये 2 है तो 2, कोई चार्ज नहीं है सर, ओके, बटा में 2, 8 2 10 बटा 2 यानी कितना है, 5, 5 के लिए क्या लिखते हैं, sp3d लिखते हैं, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करना है। अगला क्वेश्चन, बॉन्ड कोण का सही क्रम, बॉन्ड एंगल का सही क्रम क्या है, तो sp पर कितना कोण बनता है, 180 डिग्री बनता है, sp2 पर 120 डिग्री और sp3 पर 109.5 डिग्री, यानी लगभग 109 डिग्री मान सकते हैं। तो बताइए 109 120 से बड़ा है, नहीं तो यही चला गया, यहीं पर दिखाई दे रहा है। एसपी सबसे बड़ा होता है एसपी, इसमें सबसे बड़ा होगा, सबसे कम होगा sp3, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। सवाल दिया यहाँ पर H2S NH3 BF3 SiS4 में बॉन्ड कोणों का बढ़ता हुआ सही क्रम क्या। अच्छा, बॉन्ड एंगल की तुलना करना है, या बॉन्ड एंगल की तुलना ना अधिकतम 3 स्टेप में किया सकता है, ठीक है। पहला स्टेप क्या होता है, तो सबसे कैसे करते हैं, संकरण, कैसे करते हैं, संकरण, यदि संकरण अलग अलग है तो आपको पता है कि sp3 पर कोण कम होता है, उससे ज्यादा sp2 को होता है, उससे ज्यादा क्या होता है sp को होता है। सर sp3d2 में क्या होता है, sp3d में क्या होता है, तो पढ़ते चलो ना,
एक्सियल एक्सियल के बीच कोण कुछ और होता है, एक्सियल ये सब अलग होता है, ठीक है, बस ये तीनों में जान लीजिए, ये तो पढ़े लोग, ठीक है। sp3 से बड़ा sp2 sp2 से बड़ा। अब मान लीजिए सर सबका समीकरण सेम आ गया तो हम सेकेंड स्टेप पे जाते हैं, देखते हैं कोई लोन पेयर तो नहीं ना सर, लोन पेयर सेम आ गया तो तब हम क्या देखते हैं लोग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं किसका, सब में सेंट्रल एटम सेम है तो साइड एटम का देखते हैं लोग, साइड एटम सेम है तो सेंट्रल एटम का देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये कितने स्टेप में आता है। तो चलिए सबसे पहला स्टेप अप्लाई करते हैं समीकरण वाला। अब बताइए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से स्ट्रक्चर से निकालते हैं, लोन पेयर वाला भी काम हो जाएगा। इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है, सल्फर, तो सल्फर दो को एस तो कहीं भी दो रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दो कहीं भी रख दिए। अब देखिए सल्फर के लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सर 6 होते हैं, 6 तो 6 में दो खर्च कितना बचा 4, तो 4 माने क्या पक्का दो लोन पेयर होगा, ठीक है। NH3 एन कहीं भी 3 एस रख दीजिए कहीं भी, बट आपको मुझे पता है आपको रियल स्ट्रक्चर से दिमाग में आ गया सर ये टेट्राहेड्रल होता है 1 2 3, एगो इस पर यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, आप सोच सकते हैं बट नहीं, अब मान लेते एकदम शुरू से चलते हैं, ठीक है। एन पर लास्ट क्वेश्चन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 को खर्च हो गया, 2 को बचा, तो 2 यानी 1 लोन पेयर आ गया, ठीक है। BF3 की बात करते हैं, ठीक है, तो बी एफ यानी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर देखिए, बी यानी 3 को एफ है, कहीं भी 3 एफ रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, मान यहाँ पर एफ एफ एफ, लास्ट क्वेश्चन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, तीनों खर्च हो गया, इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, ठीक है। SiH4 की बात करते हैं, SI 4 को ऐसे कहीं भी 4 को ऐसे रख दीजिए, बट मुझे पता है कि आपको ये जानते हैं लोग, क्या जानते हैं लोग कि सर ये ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो इसके लास्ट क्वेश्चन में 4 इलेक्ट्रॉन 4 को खर्च हो गया नहीं, इसमें कोई लोन पेयर नहीं। अब समीकरण लिखते हैं, इसका समीकरण क्या है, इसका समीकरण क्या है, 4 आ रहा है तो यानी sp3, सर इसका समीकरण क्या है, ये भी 4 आ रहा है यानी sp3, इसका समीकरण क्या है तो सर sp2 होगा, क्यों, इसमें 3 को है तो 2 1 3 आ गया, यहाँ 4 है तो यानी sp3। तो हमें क्या करना है, बॉन्ड एंगल के बढ़ते क्रम से जाना है, तो हम तो जानते हैं कि सबसे कम होता है sp3, sp3 के बाद होता है sp2, उसके बाद होता है sp2। तो इस बिहार पर हम बोल सकते हैं कि सबसे इन चारों में सबसे अधिक बॉन्ड एंगल किसका है, इसका है, यानी BF3 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा, तो यानी यही 3 में ये तो गया, इन ऑप्शन में डी गया, अब यही 3 में कोई ऑप्शन होगा, कौन होगा, इस सबकी भी तो तुलना करना पड़ेगा, सर इन सब की तुलना हम कैसे करें, तो अब याद कीजिए लोग, बॉन्ड एंगल की बात करें, सबका समीकरण सेम है, तो हम कहते हैं लोन पेयर। अब लोन पेयर बढ़ने से क्या होता है, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल बढ़ता है, क्यों, तो लोन पेयर देखिए यहाँ पे क्या है, बॉन्ड पेयर रिपल्सन होता है जो कम होता है, यहाँ लोन पेयर बॉन्ड पेयर थोड़ा ज्यादा होता है, लोन पेयर और ज्यादा होता है, ठीक है। तो लोन पेयर बढ़ेगा कोण घटेगा, तो इसका कोण कुछ ना कुछ होगा ना, अब इसमें लोन पेयर इससे कम इसका होगा और इससे कम इसका होगा, तो सबसे कम किसका होगा, इसका होगा S2S का, तो सबसे कम S2S, तो सर इसमें सबसे कम इसमें सबसे कम, तो ये तो चला गया, H2S से थोड़ा सा बड़ा कौन होगा, ये होगा NH3 तब ये इन ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ए 80 का, कौन सा ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा ए 80 का, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, CO3 2- की संभव अनुनादी संरचनाओं की संख्या। अब इसका अनुनादी संरचना बहुत बार बनाए लो, लूज संरचना में बनाए थे, फिर जब अनुनाद पढ़ रहे थे तब बनाए थे, बनाई इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर याद कुछ ऐसा था, ठीक है, ए डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड माइनस, ठीक है। और जैसे कितने अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, मान हम सिर्फ बॉन्ड की बात कर लेते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है, होता है डबल बॉन्ड हम यहाँ बनाते हैं, यहाँ सिंगल बॉन्ड माइनस हो सकता है सर, हम डबल बॉन्ड यहाँ बनाते हैं, ठीक है। तो और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो मात्र 3 है, तो कितनी अनुनादी संरचनाएं बन सकती है, 3 बन सकती है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आ गया कुछ ऑर्गेनिक के सवाल आ गए, ध्यान देंगे, निम्न में कौन सबसे अस्थाई कार्बोधनाइन कार्बोकटाइन, ठीक है, सबसे अस्थाई सबसे अधिक स्टेबल कार्बोधनाइन कौन। अब बताइए इसका मेन कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, कार्बोधनाइन कोई भी आवेशित स्पीशीज स्टेबल कब होता है, जब उसका चार्ज कम कर। अब देखिए इसका चार्ज कम करना, ये प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज कम हो जब इलेक्ट्रॉन आए, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप कार्बोधनाइन क्या करते हैं, अस्थाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप अस्थाई, उसका स्थायित्व घटाते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप क्या होता है, स्थायित्व बढ़ाते हैं, तो सीधी सी बात है, इसे कंक्लूजन भी पढ़ते हैं, कार्बोधनाइन क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट के समानुपाती और माइनस आई इफेक्ट के समानुपाती, यानी प्लस आई इफेक्ट वाले कार्बोधनाइन का स्थायित्व बढ़ाते हैं, आई वाला घटाते हैं, ठीक है। तो बोला सबसे अधिक अस्थायी कौन है, तो सबसे अधिक अस्थायी कौन है, उसके लिए क्या करना होगा, हमें देखना पड़ेगा प्लस आई समूह कहाँ पर, तो सर इसमें देखिए दोनों CH3 प्लस आई समूह जुड़ा है, यहाँ भी प्लस आई समूह है, अच्छा यहाँ भी प्लस आई समूह है, और यहाँ भी प्लस आई, ये तो है, ठीक है। तो सर सब में प्लस आई समूह दिखाई दे तो फिर क्या करें, ये देखिए पढ़े भी थे लोग,
सबसे अधिक प्लस आई समूह किसमें, इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी टिक कर दें। तो याद कीजिए पढ़े चलो, सबसे अधिक स्टेबल 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब 1 डिग्री तो सर ये भी 1 डिग्री, तो ये भी 1 डिग्री, इसे बोलते हैं सुपर 1 डिग्री। ये सबसे कम स्टेबल होगा कौन, सुपर 1 डिग्री। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है किसमें, ध्यान देंगे। तो इसका ट्रिक याद है, एक मिनट, किसमें हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, इसे ट्रिक याद कीजिए लोग, क्या पढ़े थे लोग, हेडफोन। इसे तो पढ़े लो, हाइड्रोजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ क्या करते हैं, एच बॉन्ड बनाते हैं। तो एच एफ के साथ एफ, एच के बगल में एफ दिखाई दिया, एच बॉन्ड बना लेगा, एच के बगल में ओ दिखाई दिया बना लेगा, एन दिखाई दिया बना लेगा। ठीक है, और ये भी पढ़े थे दो टाइप का होता है, इंट्रामोलिकुलर होता है इंटरमोलिकुलर। देखते हैं अब H2 तो ये तो हुआ नहीं, बर्फ, तो बर्फ का सूत्र क्या है, H2O। तो H2O में इस बॉन्ड हो गया, S और O दिखाई दे रहा है, तो H2O अन्य H2O मॉलिक्यूल आएगा ना, इसमें का इसमें का उस हिसाब से बनाएगा, H बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा इलेक्ट्रॉन से नहीं है, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, यानी इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला नहीं। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार कौन करता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इलेक्ट्रॉन से नहीं है, यानी नाभिक रागी होगा। देखते हैं Cl प्लस, इलेक्ट्रॉन से नहीं है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। Na प्लस देखे तो Na प्लस, आज बोले सर ये भी तो प्लस है, इलेक्ट्रॉन नहीं, Na प्लस नहीं होगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं है, पढ़े चलो, ये वाला इलेक्ट्रॉन से नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ऑब्स्ट्रक्ट से इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, तो ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन से नहीं है, पढ़े चलो। सर ये क्यों नहीं, तो Na प्लस जब बना तो ऑलरेडी स्टेबल हो चुका है, इसमें क्या कोई ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन जैसे जो इलेक्ट्रॉन को खाली अट्रैक्ट ना करे, इलेक्ट्रॉन को लेकर रख भी ले, कैसे कोई रखने की जगह है नहीं ना है, इस ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 58, ध्यान देंगे। हाइड्रोकार्बन की एक सीधी श्रृंखला का अणु भार CH810 है। कार्बन परमाणुओं के लिए श्रृंखला के एक सिरे से दूसरे सिरे तक संकरण क्रमशः sp3 sp2 sp2 sp3 sp2 sp2 sp sp है। हाइड्रोकार्बन, अच्छा समझ, इस चारों में बताना है किस सीरीज में आपको ये सब संकरण मिलेंगे, और अणु सूत्र इतना दिया, तब सब अणु सूत्र चेक करने की जरूरत नहीं है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए सब में क्या ये सब सेम है, तब ये चेक करने की जरूरत नहीं। ओके, अच्छा यहाँ पर डिफर कर रहा है, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर क्या दिए, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला तो होगा कार्बन, यहाँ पर 3 और 1 4, 4 सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 होगा, पहला कंफर्म sp3 होगा। ठीक है, तो पहला चेक करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, सेकंड देखते हैं, यहाँ देखिए ये क्या होगा, sp होगा, तो सेकंड का sp होगा, एक मिनट, सेकंड sp होगा, यहाँ क्या हो सेकंड में, यहाँ पर sp3 होगा, बट हमें चाहिए sp2, तो भी गया। यहाँ देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, एक 2 एक 3, ये क्या होगा, ये होगा sp2, और ये भी क्या होगा sp2। तो ये तो दो इसी तरह चला गया, ए और बी, क्यों, सेकंड पर sp आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, sp3 आ रहा है, बट हमें चाहिए सेकंड पर sp2, तो ये दोनों इसी तरह चला गया। अब यही दोनों में कोई होगा, अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए सेम है, तो ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4, 4 चेक कर लिए, 1 2 3 4, अब पांचवा चेक कर लीजिए, तो इसका कितना होगा, इसका होगा sp, बट पांचवा है sp2, तो यहाँ पे होगा sp2, यानी अब ये भी गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करो। जैसे भी लास्ट वाला चेक कर लीजिए, यहाँ पर लास्ट में क्या आ रहा है, sp आ रहा है, और यहाँ पे sp2 आ रहा है, तो लास्ट में sp, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, बंद कोटि का सही क्रम क्या है, इसके लिए ट्रिक भी पढ़ते चले गए थे, देखते हैं। सब तो बताइए क्या था, सबसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 8 दूना 16 प्लस यानी कितना होगा, 15 होगा, 8 दूना 16 एक 17 होगा, यह कितना होगा, 8 दूना 16 होगा, तो 15 16 17 के लिए हमें कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर चाहिए, तो 14 के लिए कितना होता है, 3 होता है, 15 के लिए सर 0.5 घटाइए तो 2.5, 16 के लिए 2 होता है, 17 के लिए 1.5 होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ देखते हैं क्या होता है, यहाँ पर एक मिनट, ओके, अब बताइए, तो 15 के लिए कितना है, 2.5, तो सबसे अधिक 15 के लिए है, उसके बाद से 16 के लिए, तो 15 के बाद 16, तो यानी गलत हो गया, यानी अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो O2 का 15 है, तो सबसे अधिक 15, यानी सबसे अधिक क्या होगा, O2 प्लस का होगा, उससे कम क्या होगा, 16, 16 यानी O2 का होगा, उससे कम किसका होगा, O2 माइनस का होगा, तो O2 प्लस, शुरू में प्लस लास्ट में माइनस, शुरू में प्लस लास्ट में माइनस, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक कर दें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, ध्यान है, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया, यहाँ क्वेश्चन नंबर 60 दिया यहाँ पर, चलिए एक गैस मिश्रण में 4 ग्राम H2 और 32 ग्राम O2 है, यदि मिश्रण का कुल दाब 9 बार है
तो H2 और O2 के आंशिक दाब क्या होगा, ठीक है। चलिए अब एक गैस मिश्रण बात, ये चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ये क्या है, गैस मिश्रण है। इसमें कौन कौन गैस है, इसमें H2 और O2 है। ये H2 है और ये क्या है, O2 है, दो गैस है। कितना कितना द्रव्यमान दिया है, तो बोला गया 4 ग्राम H2 है, ये 4 ग्राम। O2 कितना है, 32 ग्राम O2, 32 ग्राम है। इसमें बोला गया है मिश्रण का कुल दाब 9 बार है, तो इस मिश्रण एक इस गैस को 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब इसका कुल प्रेशर यानी पीटी का मान कितना दिया है, 9 बार दिया। इसमें क्या बोला गया है, H2 और O2 के आंशिक दाब क्या होंगे, यानी हमें निकालना है P1 का मान निकालना है और P2 का मान निकालना है। यदि हम कोई एक निकाले दूसरा निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, तो डाल्टन के नियम से पढ़े चलो, क्या पढ़े चलो, तो दोनों प्रेशर का जो कुल 9 बार के बराबर आएगा। समझिए, गया 5 तो ये 4 होगा, ये 3 तो ये क्या होगा, 6 होगा। अच्छा तो ऑप्शन में देखिए, तो जोड़ने पर 9 आना चाहिए, क्या नहीं चाहिए 9, तो 6 3 9 6 3 9। अच्छा ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, जोड़ने पर 9 आ रहा है, इन्हें ऑप्शन से नहीं बना सकते। चलिए सॉल्व करते हैं। तो P1 निकालना, तो P1 का फॉर्मूला क्या होगा, ये क्या हो गया यहाँ पर x1 इंटू पीटी, ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव किए थे। अब x1 क्या है, तो गैस 1 का मोल अंश है। अब पीटी क्या है, कुल दाब है, हमें दोनों पता है। अच्छा x1 नहीं पता, निकाल लेते हैं। तो किसी चीज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, तो उसका मोल ऊपर, तो यहाँ पर x1 यानी H2 का मोल रखने, तो H2 का मोल नहीं दिया, लेकिन द्रव्यमान दिया है ना, जैसे कितना 4 ग्राम में कितना मोल आएगा, तो दिया गया द्रव्यमान बटा मोल और मास, यानी कितना गया 2 आ गया, चलिए देंगे 2। अब बटा में कुल मोल, तो इसका मोल दिया है 2, ठीक है, प्लस इसका मोल कितना आएगा, तो बताइए 32 ग्राम O2 में कितना मोल, एक मोल, एक लीजिए, इंटू पीटी, पीटी के मान दिया 9 बार, है 9, तो कितना गया, ये 3 3 का 9 और 3 दूना 6, तो 6 बार। तो P1 का मान 6 बार, तो P1 का मान 6 बार, इन ऑप्शन नंबर ए में। तो जब ये 6 बार थे, पक्का 3 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 कर दिया। अगला सवाल देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 61। चलिए लास्ट के 2 सवाल ध्यान देंगे। 61 दिया, यहाँ पर एक पात्र में ये और ये गैसों का मिश्रण इतना बार है। अच्छा यहाँ पर H2 और यहाँ पर N2 था, ठीक है, गैसों का मिश्रण इतना बार दाब पर है, ठीक है। यदि यहाँ N2 था, यदि N2 का आंशिक दाब इतना है, तो मिश्रण में H2 और N2 के अणुओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है, यानी अणुओं की संख्या का अनुपात निकालना है। देखते हैं, फिर यहाँ पे मिश्रण का बात किया है, चलिए मिश्रण है, किसा किसा मिश्रण है यहाँ पर, H2 N2, यहाँ पर H2 गैस और क्या है, N2 गैस है। यहाँ बोला गया है कि 750 बार, तो पीटी का मान कितना दिया है, 750 बार दिया है। इसमें क्या बोला गया है, यदि N2 गैस का आंशिक दाब, N2 एक काम करते, इसको 1 मान लेते, इसको 2 मान लेते। इसमें किसका मान दिया, P2 का मान दिया, P2 का मान कितना दिया है, तो N2 का आंशिक दाब दिया 150 बार, यानी 150 बार। तो इसमें क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि H2 और N2 के अणुओं का अनुपात निकालें, ठीक है। तब इससे भी निकाल सकते हैं, आप P1 से भी, तो सर P1 से कैसे निकालेंगे, तो जब P2 का मान 150, तो P1 का मान कितना आएगा, 500 आएगा, ताकि इसे जैसे निकालना निकाल। चलो हम इसे से निकालते हैं। तो P2 का मान इतना दिया, तो P2 का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x2, सॉल्व करते देखते हैं क्या आता है, x2 इंटू पीटी बराबर कितना है, 150। तो x2 का मान कैसे निकालेंगे, तो N2 यानी दूसरा गैस का मोल, अब बटा N1 प्लस N2, और यहाँ इंटू पीटी है, तो पीटी का मान कितना है 750, बराबर कितना है 150, ये 0 0 खत्म, 15 पचे 75, ये कितना है यहाँ पर N2, अच्छा N2 नहीं दिया है, तो N2 को हम क्या ले सकते हैं, अच्छा मोल ही ना है, कोई बात नहीं। एक और बात, हमें निकालना है अणुओं की संख्याओं का अनुपात, तो जो अनुपात मोल का हुआ ना, अणु का संख्या का अनुपात होगा। मानिए बोले एक गैस है 2 मोल, दूसरा गैस है 3 मोल, अनुपात कितना होगा, तो 2:3। सर हमें अणु की संख्या का अनुपात निकाले, तो 2 मोल में कितने अणु, तो 2 इंटू Na अणु, ये भी कितना है 3 इंटू Na अणु, Na खत्म। तो जब अणु का अनुपात पूछा है ना, तो सीधे मोल का अनुपात निकालेंगे, बात हो, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना, देखिए तो किसका मान आ गया, यहाँ पर आ गया N2/N1 प्लस N2 बराबर में क्या होगा 1/5, लिख दो 1/5, ठीक है। हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना, एक मिनट, H2 और N2 का अणुओं की संख्या का अनुपात, H2 यानी N1 बटा N2 निकालना, हमें ये वाला निकालना है, ठीक है। अब देखिए, अब N1/N2 निकाल, इसको उल्टा कर दे तो क्या हो गया, देखिए N1 प्लस N2, अब बटा में होगा N2 बराबर, इसको उल्टा करते क्या होगा 5। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, ठीक है, आप इस जैसे बनाना बनाइए। अब यहाँ इसको अलग कर दे, क्या हो गया यहाँ पर N1/N2 प्लस N2/N2 1, यहाँ 5 है, तो 5 में से कितना गया 4 आ गया, तो N1/N2 का मान कितना गया 4, 4 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर डी होगा, तो क्या कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, ओके। चलिए इसको, अब मानिए कोई बोलता है सर हम इसको ऐसे नहीं बनाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, क्या दिक्कत है, कितना गया यहाँ पर, यहाँ पर इसको इधर कर दे, क्या होगा N1 प्लस N2 बराबर कितना गया 5N2, तो प्लस इधर माइनस, तो N1 का मान कितना गया 4N2, हमें निकालना है N1/N2, तो यहाँ गया 4, अब बटा कुछ नहीं, तो 1 यानी 4:1, ऑप्शन नंबर डी।
लास्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। किसी गैस का दाब 2 एटीएम है। गैस का दाब कितना है? 2 एटीएम है, आयतन 4 लीटर। यदि दाब को 4 एटीएम कर दिया जाए तो गैस का नया आयतन क्या होगा? तापमान नियत रखते हुए ध्यान देंगे। किसी गैस का दाब, अब दाब यानी प्रेशर, तो P1 का मान कितना दिया है? 2 एटीएम दिया है। आयतन कितना है? 4 लीटर। तो इस जब प्रेशर 2 एटीएम तो आयतन यानी V1 का मान कितना दिया है? 4 लीटर दिया है। अब बोलेगा यदि दाब को 4 एटीएम कर दिया जाए, अब यानी दूसरा प्रेशर कितना कर रहे हैं? 4 एटीएम। तो इस स्थिति में बोला गया नया आयतन क्या होगा? V2 इक्वल टू वाट। अब गैस वही है, गैस की मात्रा नियत है, इसमें ताप भी नियत है, ठीक है। अब P और V में क्या रिलेशन, आप सोच सकते हैं। तो जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैस क्या होता है? गैस संपीड़ित होते हैं, उसका आयतन कम होता है। तो कम फॉर्म में प्रेशर और आयतन में क्या संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती वाला संबंध है। V2 निकाला, V2 शुरू करते हैं, तो V2 बटा V1। अब बताइए V और P में क्या संबंध है? समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती? व्युत्क्रमानुपाती वाला होता है कि प्रेशर बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। जब V2 बाई V1 होता है, उल्टा करते हैं, P1 बाई P2 करते हैं, हो गया। V2 बटा V1, V1 का मान कितना है? 4, P1 का मान कितना है? 2, P2 का मान कितना है? 4, ठीक है, 4 4 खत्म। V2 का मान कितना है? 2 लीटर, हो गया, सिंपल। ऐसे भी देखिए, ये 2 गुना हुआ तो क्या होगा? आधा हो जाएगा, यानी 2 लीटर। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी था, dt कर, ठीक है। चल देखते हैं मैं से क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर k क्रॉस k, तो k क्रॉस k क्या होता है? जीरो वेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80 कर देंगे। क्यों होता है? कि दोनों सेम वेक्टर है, दोनों के बीच कोण कितना होगा? 0 डिग्री। और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है sin थीटा, तो sin 0 का मान क्या होता है? 0, इसलिए 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। k डॉट i, तो k डॉट i क्या होगा? यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनता है, और डॉट प्रोडक्ट में आता है cos, cos 90 का मान 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया यहाँ पर, वेक्टर a, वेक्टर b एंड वेक्टर c विल बी कोप्लेनर इफ। अब देखिए कोप्लेनर कब होंगे? कंडीशन क्या होता है? किसी एक वेक्टर का बाकी दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जो डॉट प्रोडक्ट हो 0 हो जाए। जैसे देखिए a डॉट b डॉट, एक गलत हो गया, a डॉट b क्रॉस c, तो a डॉट b क्रॉस c जब 0 होगा तो a b c क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द टू वेक्टर्स इतना एंड इतना आर, ऑप्शन नंबर ए पैरेलल। तो पैरेलल कब होता है? जब डायरेक्शन रेशियो क्या हो? समानुपाती हो। देखिए यहाँ a1/2 निकालते हैं तो 2/3 आएगा, b1/b2 कितना आएगा? 5/-2। क्या दोनों बराबर नहीं? नहीं, पैरेलल वाला कंडीशन खत्म। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कब होता है? जब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 कितना हो जाए? 0 हो जाए। क्या हो जाए? 0। चलिए निकालते हैं। यहाँ a1 का मान कितना है? 2, a2 का मान कितना है? 3, प्लस b1 का मान 5, b2 का मान -2, c1 का मान 1, c2 का मान कितना है? 4। देखिए कितना गया? 6 प्लस माइनस माइनस 10 और प्लस 4, तो 6 4 10 माइनस 10 0। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया यहाँ पर, द टू वेक्टर्स इतना एंड इतना आर। अच्छा, ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है क्या? एक मिनट, अच्छा यही क्वेश्चन 2 बार हो गया कि ना? अच्छा कोई बात, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया यहाँ पर, इफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस c बराबर 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर 4 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ c बराबर 5, देन a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a क्या होगा? ओके, अब देखिए हमें निकालना है a डॉट b, b डॉट c, c डॉट a। ये कैसे निकलेगा? तो अब बताइए, यहाँ पर वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c दिया है, तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर दिया है 0 वेक्टर। यदि हम इसका स्क्वायर करें तो ये क्या होगा? 0 डॉट 0 हो जाएगा। 0 डॉट 0 कितना आएगा? 0 आएगा। इस स्क्वायर का मतलब क्या होगा? इसको हमेशा लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c डॉट प्रोडक्ट विथ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, ठीक है। और याद कीजिए बात पढ़े थे लोग, डॉट प्रोडक्ट को हम a डॉट b लिखे या b डॉट a लिखे, दोनों का मतलब एक होता है, दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। तब इंडिविजुअल 1 बाई 1 सॉल्व कर लीजिए, ऐसा भी हम लोग क्लास में सॉल्व किए थे। या देख लीजिए, आपको याद है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब है a डॉट a, तो a डॉट a का मान कितना आएगा? वो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यानी मैग्नीट्यूड ऑफ c स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या आएगा? 2ab यानी 2ab यानी a डॉट b प्लस bc यानी b डॉट c और प्लस c यानी c डॉट। इक्वेशन पता क्या आता है? एक आता है a डॉट b, एक आता है b डॉट a। तो a डॉट b, b डॉट a बराबर होगा, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? 2ab लिख सकते हैं। और इस सब का मान कितना दिया है? सब का मान दिया है 0, तो लिख देंगे 0। अब सॉल्व करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया है? 3 दिया है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। b का स्क्वायर कितना होगा? 4 है तो 16। c का मान 5, तो 5 का स्क्वायर 25। अब प्लस 2, हमें इसी का ना मान निकालना है, इसको मान लीजिए x बराबर कितना है? 0। सर क्यों x मान रहे हैं?
आप सेम उतार सकते हैं, बार बार उतारना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा ना। हमें जल्दी बनाना है तो हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ सीधे x मान लिए। अब देखिए 16 9 25 25 50, तो 2x का मान कितना है, प्लस इधर है तो माइनस, माइनस 50 से x का मान कितना गया माइनस 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी ऐसे पढ़े चलो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इस हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बी डॉट बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी क्या होगा, तो बी क्रॉस सी बी और सी दोनों पर लंबवत होगा, तो बी के साथ इसका कोण कितना होगा, इस पूरा कोण 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ए वेक्टर ए पैरेलल टू वेक्टर बी, यानी ए और बी समांतर है, तो क्या होगा, जब समांतर है तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो ऑप्शन नहीं दिया ए क्रॉस बी आई के गलत, ए क्रॉस बी बराबर जीरो, बी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, आई क्रॉस जे क्रॉस के, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट या फिर ऐसा कुछ पढ़े चलो, यहाँ आई, यहाँ जे और यहाँ के, हमें क्या चाहिए आई क्रॉस, आगे जे क्रॉस के चाहिए, तो यहाँ आई है तो आई रहेगा, क्रॉस जे क्रॉस के। अब जे क्रॉस के क्या होगा, ये सीधा रहे क्लॉकवाइज, तो प्लस में ही लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा आई, और आई क्रॉस आई क्या होता है, जीरो होता है, जीरो, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया यहाँ पर, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का निकालना है ना, तो एक्स को होगा बाकी सब जीरो होगा, यानी 1 0 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टी कर दो। अगला क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टू लाइंस आर L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 देन द कोसाइन, कोसाइन यानी cos ऑफ द एंगल बिटवीन देम, यानी आपको निकालना है cos थीटा, जहां थीटा क्या है, दोनों के बीच कोण है, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर दो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ध्यान देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ 2i कैप कैप या वेक्टर बात की, 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस k वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या होगा, ऑन द रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, और प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो 9 4 13 14, रूट 14 देना, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स इतना, अब इस वेक्टर का हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है a बटा ऑन द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए इसमें a का मान कितना है 3, तो 3 बटा ऑन द रूट इसका मैग्नीट्यूड, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, तो कितना है 3 बटा ऑन द रूट, यहाँ देखिए तो 16 9 25, अब 25 5 4 9 4 2 6, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13, यानी आ गया 3 बटा 13, 3 बटा 13, तो 3 बटा 13 यहाँ पर दिया है, यानी बटा में 13 रहेगा, ठीक है। अब ये माइनस 4 तो है, माइनस 4 होना चाहिए, बटे प्लस 4 तो कैंसिल हो गया, रूट वाला तो ऐसा ही नहीं हुआ, देखिए यहाँ पर 3 बटा 13 माइनस 4 बटा 13 12 बटा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो कैसे निकालते हैं लोग, आई के साथ आई, जे के साथ जे, के साथ के, यहाँ आई में 3 और यहाँ 2 है, तो 3 दूना 6, यहाँ जे में माइनस 4 यहाँ माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 6 18, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 15 नंबर सवाल दिया यहाँ पर, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर की दिशा में आपको निकालना है यूनिट वेक्टर निकालना, ओके। तो चलिए बताइए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए वेक्टर ए है, तो ए के का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ ए बटा, सॉरी वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ, जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है उस वेक्टर ऊपर लिखते हैं, अब बटा में मैग्नीट्यूड लिखते हैं, तो ये वेक्टर तो इतना दिया है, ठीक है, यहाँ i माइनस 3j प्लस 5 के, यहाँ भी i माइनस 3j प्लस 5 के ऊपर, तो ठीक है, हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ऑन द रूट 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, कितना है 35, रूट 35, ऑप्शन नंबर किसमें है ए में, तो 80 कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए बराबर इतना वेक्टर बी बराबर इतना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, ओके, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब ये निकालना, ये कब निकलेगा, जब हमें ये पता हो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे, ठीक है। वेक्टर ए का मान कितना दिया देखिए, इसमें माइनस आई है और यहाँ माइनस 2 आई है, तो कितना हो जाएगा माइनस 3 आई, यहाँ पर माइनस 2j और यहाँ माइनस 3j, ये कितना हो जाएगा माइनस 5j, यहाँ माइनस 4 वहां नहीं थे, माइनस 4 है, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना मैग्नीट्यूड कितना है, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 25 25 25 50, इसको मिसाल लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 का वर्गमूल 5 है, 5 रूट 2, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टी कर दो। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, 11 आई के क्रॉस 9, 11 9 99, अब आई क्रॉस जे क्या होता है बताइए, ऐसे देखिए तो आई जे के, आई जे सही है, के प्लस में ही होगा,
तो 99 के यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी टी कर देंगे। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 18 दिए यहाँ पर, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन हैविंग डायरेक्शन रेशियो 1 to 3 और अच्छा डायरेक्शन रेशियो दिया है 1 to 3, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया 1 बटा अंडर रूट 9 4 13 14 रूट 14, तो बटा में रूट 14 होगा। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में 1 बटा रूट 14, फिर 2 है तो 2 बटा रूट 14, फिर 3 बटा रूट 14, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इफ द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर इतना देन वैल्यू ऑफ एक्स। अब बताइए डायरेक्शन कोसाइन एल है, ये एम है और ये एन है, तो क्या होता है इसमें रिलेशन, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हम जानते हैं, अभी हम यहाँ से एक्स निकालना निकल जाएगा, तो एल एन इसका स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9 और रूट 61 का स्क्वायर आएगा 61 प्लस यहाँ कितना है तो 4 का स्क्वायर 16 अब बटा में 61, इसका मान कितना आएगा ये एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसे हल करके हमें क्या निकालना है एक्स का मान निकालना है। ठीक है, ये थोड़ा सोच दीजिए तो अभी निकल जाएगा। अच्छा सोचिए एक्स का मान क्या ले, अच्छा देखिए 16 9 25, 25 आ रहा है, उसमें क्या जोड़े 61 आएगा, तो 61 माइनस 25 कितना 11 में से 5 गया 6, 6 से कौन 5 में 2 गया 36, तो 36 यानी 6, एक्स का मान कितना आएगा 6 भाई कितना आएगा सॉरी यानी यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 6 यानी हो जाएगा 6 बटा रूट 61, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टी कर देंगे। ओके तब इसको सॉल्व कर सकते हैं, भाई दोनों प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। देखिए सॉल्व करते हैं, ये कितना यहाँ पर एक्स स्क्वायर का मान 1 माइनस इस दोनों का एलसीएम 61, ये कितना आएगा 16 9 25, ये कितना आएगा यहाँ पर 61, 61 में से 25 कितना आएगा 36 आ गया एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना आएगा प्लस माइनस ऑन द रूट आएगा ना, यानी एक्स का मान प्लस माइनस ऑन द रूट इतना हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार क्या है, ऑप्शन के अनुसार क्या है बी। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इसका मान प्लस माइनस 6 बटा रूट 61 हो सकता है, बट ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला दिया। मान लीजिए ऑप्शन होता है माइनस 6 बटा रूट 61, फिर रहता है 6 बटा रूट 61, एक रहता है दोनों, तो क्या करते हैं दोनों टिक करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया है, ध्यान देंगे। अच्छा ये वेक्टर दिया फिर डॉट इतना क्रॉस इतना, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तब क्या निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। चलिए दोनों क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, क्रॉस कैसे निकालते हैं लोग, आई जे के डिटरमिनेंट बनाते हैं लोग। इसमें आई में क्या दिया है 1, यहाँ जे में 2 और के में -1, सेकेंड में क्या दिया है 3, चलिए फिर यहाँ कितना जे के साथ -1 है, फिर यहाँ क्या है 2, इसे सॉल्व करते हैं लोग, ताकि आई वाला हल करते हैं, कितना 2 दूना 4 और -1 3 आएगा, 3 आई के जे वाला टर्म माइनस में, जे के साथ क्या लेंगे बोला 2 एकम 2, अब माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 3 5, तो यहाँ हो जाएगा 5 जे के, फिर के वाला टर्म के साथ क्या लेंगे -1 और -6, ये -7 क्या हो जाएगा -7, यहाँ लेते हैं -7 के। ठीक है देखिए -1 और -6, ठीक है, ये आ गया क्या इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, हमें चाहिए इसके साथ इसे क्या चाहिए डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ये आई में 2 है और यहाँ 3 है, 3 दूना 6, ये आई में जे में -3, यहाँ -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 3 15, की के साथ 4, की के साथ माइनस, तो माइनस प्लस माइनस 7 होता 28, ये कितना गया 21 और -28, यानी आ गया -7, -7 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, which of the following group is not direction cosines of a line। अब इनमें कौन डायरेक्शन कोसाइंस नहीं, तो डायरेक्शन कोसाइन का कंडीशन क्या होता है, तो कंडीशन होता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम 1 क्या होना चाहिए 1, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होना चाहिए। अब देखिए 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा √3 आएगा, ऐसे इस सब का स्क्वायर क्या है 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा ना 3, ये नहीं इन ऑप्शन नंबर ए होगा, डायरेक्शन कोसाइन नहीं है, कौन नहीं है ऑप्शन नंबर ए नहीं। ठीक है, अब बाकी सब क्या है डायरेक्शन कोसाइन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ क्या दिया द वेक्टर फॉर्म ऑफ द लाइन इतना, अब एक लाइन दिया है, एक लाइन का इक्वेशन है, किस फॉर्म में दिया है कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, तो लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया है, हमें वेक्टर इक्वेशन बताना है क्या होगा। ठीक है, सब जगह बताइए स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एक्स के साथ कुछ नहीं ना है, नहीं है वाई, ठीक है एक्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब हमें इसका बताना है वेक्टर फॉर्म क्या होता है, वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लिखना पड़ता है याद है, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, जहां ए क्या होता है तो ए उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो उस लाइन पर हो, इस लाइन पर सर बहुत सारे पॉइंट होंगे, कम से कम कोई वो पॉइंट आपको बताना होगा, तो एक पॉइंट यहाँ देख के बता सकते हैं कौन पढ़े थे x माइनस x1, तो ये वाला x1 है, x2 है और यहाँ -7 क्या होगा x3 होगा, यानी क्या होगा यहाँ पर ए का मान कौन कम करेगा 3i के प्लस 4j के और -7 के, ठीक है, ये वेक्टर ए काम करेगा प्लस है प्लस लेमडा, वेक्टर बी का काम कौन करेगा नीचे वाला,
तो -2 क्या हो गया यहाँ पर, -2 i कैप -5 j कैप और प्लस 13 k कैप, ठीक है। और यह चूंकि कांस्टेंट, एक लेमडा कांस्टेंट ले जाते हैं, कुछ कॉमन ले लीजिए, कुछ गुणा कराए, कोई आंसर होने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आ रहा है, देखिए तो 3i + 4j - 7k इसमें है, ऐसे भी देखिए इसमें नहीं, तो खत्म हो गया, इसमें नहीं खत्म। अब इसको देखते हैं सही है गलत, -2 -5 प्लस 13 सही है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए 80 ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, ध्यान देंगे। इफ लाइन इतना एंड इतना आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर देन वैल्यू ऑफ लैम्डा। अभी दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कंडीशन पता है ना, क्या होता है, क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जहां a1 b1 c1 क्या है, पहला लाइन का डायरेक्शन सी, a2 b2 c2 क्या है, दूसरा लाइन का डायरेक्शन सी, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर, अब सबसे पहले चेक करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं, तो ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ भी ठीक, यहाँ भी ठीक, यहाँ भी ठीक। अब सॉल्व करेंगे, तो a1 का मान दिया है 1, तो यहाँ 1 इंटू a2 का मान क्या है, a2 का मान दिया है सर माइनस लेमडा, तो माइनस लेमडा प्लस b1 का मान, तो b1 का मान लेमडा, तो लेमडा b2 का मान -2, तो -2 c1 का मान -1, तो -1 इंटू c2 का मान कितना है 1 बराबर 0 है, तो 0। तो कितना यहाँ पर माइनस लेमडा प्लस माइनस -2 लेमडा, और यहाँ पर आ गया -1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ कितना गया -3 लेमडा बराबर 1, तो लेमडा का मान आ गया -1/3 -1/3 -1/3। अच्छा, इसमें सभी ऑप्शन गलत हैं, एक मिनट, कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। 1 माइनस लेमडा सही है, सही है, लेमडा -2 लेमडा सही है, -1 सही है, ठीक है, -3 लेमडा इक्वल टू सही तो है। अब चलिए इसमें अब कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और आपको कोई वो टिक करना है, तो अब कौन टिक करेंगे, देखिए हो सकता है कहीं बट्टा में 3 छूट गया हो, बट्टा में क्या छूट गया हो, 3 छूट गया हो, ठीक है। तो यदि बट्टा में 3 होता है क्या होता है, ऑप्शन नंबर क्या होता है, ऑप्शन नंबर होता है सी टिक करना, ठीक है। बट इसमें चूंकि सभी ऑप्शन गलत है, तो इसमें कुछ भी टिक आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट यदि टिक करना ही था तो क्या टिक करता है, ऑप्शन नंबर सी टिक करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल यहाँ पर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स इतना एंड इतना, तो जब भी दो लाइन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है, सबसे चेक करते हैं पैरेलल है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। अब तो यहाँ पर देखिए a1 का मान दिया है 5 और यहाँ a1 का मान दिया 3, तो 5/3 यहाँ -16/8, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं ना है, यानी पैरेलल नहीं है, तो नहीं है, तो हो सकता है इंटरसेक्टिंग हो या स्क्यू लाइन से। अब क्या है, कोई अब डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस का मान 0 आता है तो इंटरसेक्टिंग, बट ऑप्शन में 0 आता है नहीं, यानी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस निकलेगा ना, निकालते हैं। तो याद किया डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, मोड में क्यों लेते हैं, क्या हमको डिस्टेंस पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, हालांकि आप यहाँ a1 माइनस a2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, कहीं मोड लग चुका है, देखिए। और यहाँ क्या होता है क्रॉस डॉट b1 क्रॉस b2, अब बट्टा में इसी का मैग्नीट्यूड लेते हैं b1 क्रॉस b2, ऐसा क्यों होता है तो हम क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना और आंसर लाना है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट है निकाल लेते हैं, तो हमें तो चाहिए b1 क्रॉस b2, अब फिर वेक्टर भी चाहिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है। चलिए काम करते हैं, ये दोनों निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर है, ठीक है। सबसे हमें क्या निकालना है इसमें, वेक्टर b1 क्रॉस b2, ठीक है। देखते हैं क्या, तो इसमें b1 कितना दिया, b1 देखे तो यहाँ पर क्या ऐसे किसके ऐसे निकालते हैं ना, i कैप j कैप k कैप। पहला वेक्टर में देखिए क्या दिया यहाँ पर 5 -16 और 7, यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ पर 5 और -16 निकाल देंगे, यहाँ पर 7। फिर यहाँ क्या दिया है 3, यहाँ पर लिखा है 8 और यहाँ पर लिखा है -5, ठीक है। अब जो सॉल्व करते हैं, तो कितना है यहाँ पर आई के साथ क्या लेंगे बोला, तो कितना है 16 × 5 = 80 और माइनस कितना 7 8 है 56, ये आ गया आई कैप। जे वाला टर्म माइनस लेते हैं, जे के साथ कितना है, जे के साथ -25 और -21, ठीक है, जे कैप आ गया। और फिर यहाँ के साथ क्या लेंगे, के साथ ए वाला लेंगे, कितना गया यहाँ पर 8×40 और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 16 48, ये कितना गया यहाँ पर के कैप आ गया। ये कितना गया यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा आपका 10 में 6 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 24 आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस 5 1 6 2 2 4 46 जे कैप, सही है, सही है। अब प्लस यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर जाएगा कितना 8 और 4 4 8 88 के कैप, ठीक है।
ये आ गया वेक्टर। अब हम इसका निकालना मैग्नीट्यूड, तो अब यहाँ निकालेंगे b1 क्रॉस b2, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर करेंगे ना, बट ध्यान नहीं, जब भी मैग्नीट्यूड निकालना हो ना, एक काम कीजिएगा लोग, जैसे कुछ कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिएगा, इससे क्या फायदा होगा, स्क्वायर लेने में थोड़ा दिक्कत नहीं होगा। तो इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें, 4, 4 तो कॉमन होगा नहीं, चल देखते हैं, दो कॉमन लेते हैं, कितना कोई खास फायदा नहीं होगा, फिर देखते हैं 12 आई के प्लस आई कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 23, 23 देखे प्लस कितना गया 44 की, ठीक है सर। इससे क्या फायदा हुआ, तो इससे फायदा क्या होगा हमको, अब हमें निकालना है b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये तो 2 तो मैग्नीट्यूड रहेगा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो अंडर रूट 12 का स्क्वायर 144, 23 का स्क्वायर कितना यहाँ पर 2 अंडर रूट 2609, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका वर्गमूल कितना आता है, 26.0 आ रहा है कि ना, लगभग 51 आ रहा है, कितना रहा है 51, बट रहने देते इसी तरह, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 माइनस a1 कितना आएगा, देखिए तो यहाँ पर a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट इस सेशन चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2 के साथ, ठीक है, फॉर्मूला में था। अब बट्टा में क्या था, बट्टा में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, ये क्या होता है, ये होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे हम निकालते हैं a2 माइनस 7, a2 माइनस 7 कितना है, यहाँ देखिए, तो यहाँ 9 है और यहाँ 5 है, तो 9 में से 5 कितना गया 4, तो 4 आई के, यहाँ 13 और यहाँ 7, 13 में 7 गया, 7 6 13, तो 6 जे के, यहाँ 15 और यहाँ 3, 15 में 3 गया 12, 12 के, ठीक है। अब इसका डॉट प्रोडक्ट चाहिए इसके साथ, तो कितना है 24 चौका कितना है यहाँ पर, तो 4 चौका ये निकाल रहे हैं, ठीक है, 4 चौका 16, और फिर यहाँ कितना गया 4 दूना 8 1 9 96, फिर 6 इंटू 46, प्लस से कितना गया यहाँ पर 6 6 36 6, हासिल 3 24 24 3 27, इतना आ गया। फिर इसका चाहिए 12 88, 12 98 6 हासिल 9 96, तो 9 6 15 9 1 10, इतना आ गया। और बटा में क्या चाहिए b1 क्रॉस b2, यानी कितना चाहिए 2 अंडर रूट इतना, इसका मान लगभग कितना आया था, इसका मान लगभग आया था 51, ठीक है। ये कितना जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर 6 6 12 12 5 16, 6 हासिल 1 7 1 8 8 16 17 के साथ हासिल 1 2 2 4, इतना गया। बटन कितना गया यहाँ पर 2 गुणे 51, ठीक है। देखते हैं क्या 17 से घटाइए, तो 17 से देखते हैं, 17 से कितना है यहाँ पर 17 दूना 34, 7 में 4 गया 3 1 6, सत्रह 8 136, यानी कितना गया 17 28 है, 17 3 51, ठीक है, यानी 28, ये कितना गया 14, 14 बटा 3 है, कितना गया 14 बटा 3, कोई दिया 14 बटा 3, एक मिनट, इसमें बटा 3 हो गया, यानी इसका आंसर क्या होगा, हालांकि प्रोसेस पता है ना, तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम ऑप्शन नंबर सी टिक होके आगे बढ़ रहे हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, सवाल देखिए यहाँ पर, सवाल दिया यहाँ पर, एक मिनट, सवाल दिया पर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर 3 है, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो डायरेक्शन कोसाइन में ऑब्वियसली बात है कि सेम यूनिट वेक्टर लेना होगा, यानी 1 आएगा, तो 1 का 0 का 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी कर देंगे, ठीक है। ये रहता डायरेक्शन रेशियो, तो क्या आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, ठीक है। बट डायरेक्शन कोसाइन को चाहे तो ये होगा, लेट द वेक्टर्स ए एंड बी बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर रूट 2 बटा 3, तो ए क्रॉस बी, देन ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है, ध्यान नहीं कर दिया। ए और बी क्या है, दो वेक्टर है, किस प्रकार, तो ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड रूट 2 बटा 3 है, और ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है यदि ए और बी के बीच कोण है, तो हमें बताना है ए और बी के बीच कितना कोण होगा ताकि ए क्रॉस बी क्या बन जाए, यूनिट वेक्टर बन जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन के सिचुएशन के अनुसार क्या बोला गया है, तो बोला गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होना चाहिए 1, तभी ना होगा यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर कब होगा, थीटा का मान क्या होता है कि यूनिट वेक्टर बन जाए, इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी
साइन थीटा बराबर 1, ठीक है। अब इसमें क्या दिया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान, तो ए का मैग्नीट्यूड दिया है 3, अब बी का इतना दिया है, तो 3 गुणे बी का दिया है √2/3, साइन थीटा है तो साइन थीटा बराबर 1 है तो 1, 3 3 खत्म, √2 इधर आएगा, तो साइन थीटा का मान आएगा 1/√2। साइन कितना का मान 1/√2 होता है, 45 डिग्री का होता है, यानी π/4 ऑप्शन नंबर क्या हो बी, तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, let vector a and b be two unit vectors and theta is the angle between them। ओके, a और b दो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर माने क्या होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 और इसका भी मैग्नीट्यूड कितना दिया है 1 दिया है, ठीक है। तो और इसमें बोला गया है कि उनके बीच से कोण थीटा है, देन a प्लस b इज यूनिट वेक्टर। अब बताना है कि a प्लस b भी क्या होना चाहिए यूनिट वेक्टर, यानी इसमें बोला गया इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए 1, तो ये 1 कब होगा, तभी क्या निकालना है, इसमें कोण निकालना है, थीटा का मान क्या होगा, ताकि ए भी यूनिट वेक्टर बी भी यूनिट वेक्टर और ए प्लस बी भी क्या हो यूनिट वेक्टर हो, तो हमें थीटा निकालना है, सिंपल सी बात है। बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका तो वैल्यू आ गया 1 क्वेश्चन के अनुसार। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, इसको सीधे हम ए लिख दें, ए प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे पढ़ोगे लोग, ठीक है। अब बराबर 1 है तो 1। अब a का मान क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मान 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर 1, b का यानी 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 1 1 1 हो गया, cos थीटा है तो cos थीटा बराबर 1 है तो 1, ये 1 1 कैंसिल, ये 1 प्लस में रहता है माइनस में आ जाएगा, तो 2 cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया -1, तो cos थीटा इक्वल टू -1/2, cos कितना का मान -1/2 होता है, ये तो कम हम सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा, तो सेकंड में क्या ले बताइए, तो ऐसे cos 1/2 किसका होता है 60 का होता है, तो 160 गया, कितना गया 120, बताइए cos 120 डिग्री का मान क्या होता है, जो हमेशा लिख सकते हैं cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सेकेंड में तो क्या होगा माइनस cos 60 डिग्री, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, यानी इसका आंसर क्या होगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 120 को रेडियन बदले कितना आएगा 2π/3, 60 60 गुना 120, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, लास्ट के 2 सवाल है ध्यान देंगे। देखिए ये दिया सवाल यहाँ पर, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस, ठीक है। अब जे क्रॉस के की आई क्रॉस के सब कैसे निकालते थे लोग, जैसे एक सर्कल बनाते थे लोग, ये आई यहाँ जे और यहाँ क्या आ गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पर हमें क्या निकालना है, जे क्रॉस के, तो बताइए यहाँ पर जे क्रॉस के क्या होगा, तो जे क्रॉस के सीधा रहा यानी क्या होगा आई, तो यहाँ कितना आ गया आई था, आई डॉट आई था, आई डॉट आई क्या होता है 1 दिया गया 1, ठीक है। अब आई क्रॉस के, तो बताइए आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई क्रॉस के उल्टा रहे तो माइनस जे होगा, तो यहाँ पर माइनस जे, तो प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जे क्या आएगा 1, तो 1, तो प्लस 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो गया, दोनों टर्म खत्म, अब ये जब आएगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो आई क्रॉस जे क्या होती है इसमें, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे तो सीधा रहे तो प्लस की होगा, तो के डॉट के क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक करो। ओके, चलो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन ए डॉट बी मैग्नीट्यूड, अच्छा ए डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ये दोनों बराबर होगा तो थीटा का मान क्या होगा। चलिए इस लाइन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है ए डॉट बी बराबर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा, जहां ए क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ ए है, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी है, ठीक है। ए बी खत्म, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस और साइन बराबर कब होगा 45 डिग्री पे होगा, यानी इसका ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन नहीं दिया है, खाली बोला थीटा का मान क्या होगा, थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा π/4 आंसर, ठीक है। चलिए तो इस तरह क्या होता है, पेपर का डिस्कशन कंप्लीट होता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।